Hello everyone, welcome to CBL UPSC. So guys, from today onwards we are going to start with a weekly current affairs series covering international relations. जैसा कि आप जानते हो कि हम हर सब्जेक्ट के जो यूपीएससी के सब्जेक्ट्स होंगे उससे रिलेटेड वीकली करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आप देख चुके हो, आप इकोनॉमी की देख चुके हो, अब नंबर आता है इंटरनेशनल रिलेशंस का। ऑलराइट, सो आज की जो वीडियो होगी हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस की वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज, उसमें हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स फ्रॉम जून 19th टू जून 25th। ऑलराइट, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम सोर्सेस कौन से कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हिंदू तो हम कवर करते ही हैं, सारे सब्जेक्ट्स में कवर करते हैं, वेदर इट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेदर इट्स इकोनॉमी, वेदर इट्स पॉलिटी, हर चीज में, हर करंट अफेयर्स की वीडियो में हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस तो कवर ही होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पीआईबी भी कवर होगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। पर इंटरनेशनल रिलेशन स्पेसिफिक जो दो और सोर्सेज हैं इस वीडियो में हम उन्हें भी कवर करेंगे और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस की जो सीरीज होगी करंट अफेयर्स की उसमें कवर करेंगे। एक सोर्स तो हमारा है इंडियाज वर्ल्ड। इट इज अ शो ऑन राज्यसभा टीवी विच डिस्कसेस ऑल द वीकली डेवलपमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस। हर वीक एक ना इनका वो आता है, शो आता है राज्यसभा टीवी पे जिसका नाम है इंडियाज वर्ल्ड, जिसमें एक पूरे वीक की जो इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं उस पे डिस्कशन होती है और डिस्कशंस में बैठते हैं प्रीवियस डिप्लोमैट्स, थिंक टैंक्स वाले जो होते हैं लोग, जो हेड होते हैं। तो एक बहुत ही नॉलेजेबल डिस्कशन होती है और हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। Alright? और एक और सोर्स है हमारा विच इज कॉल्ड वर्ल्ड फोकस। वर्ल्ड फोकस एक मैगजीन है जो हर मंथ आती है और इसके कुछ आर्टिकल्स, नॉट ऑल, कुछ आर्टिकल्स हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वर्ल्ड फोकस के, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, इन्हीं वीडियोस में हम कवर करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें कौन से इश्यूज हम डिस्कस करेंगे वो एक बार ही देख लेते हैं। सो यस गाइस, सबसे पहले तो हम इशू कवर करेंगे इंडिया और चाइना का। इंडिया चाइना फेस ऑफ, ये इसी वीक नहीं पिछले कई हफ्तों से चल रहा है और कोई गारंटी नहीं है कि इस हफ्ते के बाद बंद हो जाएगा, आने वाले कई हफ्तों में भी चलता रहेगा। तो देयर इज अ चांस कि आने वाले हफ्तों की जो हमारी वीडियोस होंगी इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसमें इंडिया चाइना फिर फीचर करें। देन हम डिस्कस करेंगे इंडिया नेपाल के टाइज। ये भी कई हफ्तों से चल रहा है, इंडिया और नेपाल के बीच में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। ये इतना क्लोज रिलेशनशिप है दो कंट्रीज के बीच में, इसमें बहुत सारी अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत सारे इश्यूज डेवलप हुए हैं। और इस हफ्ते भी कुछ न्यूज आई है इंडिया नेपाल टाइज के पर्सपेक्टिव से, तो इस वीडियो में हम उसे भी कवर करेंगे। अच्छा, बाकी इस वीक में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं वो देख लेते हैं, जिनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक तो यूएसए ने पॉज कर दिया है H1B वीजा। यूएसए कह रहा है कि अब से लेके इस ईयर के एंड तक हम नए H1B वीजाज इशू नहीं करेंगे। और H1B वीजाज वो वीजाज हैं जिनका फायदा सबसे ज्यादा इंडियंस ही उठाते हैं, तो इसका इंपैक्ट इंडिया पे और इंडियन आईटी कंपनीज पे बहुत होगा, तो इस इशू को देखेंगे। फिर एक और डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया को इलेक्ट कर लिया है एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इस न्यूज को देखेंगे। फिर इंडिया रिलेटेड न्यूज तो नहीं है बट वर्ल्ड अफेयर्स रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट दो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो ये, एक तो रशिया और चेक रिपब्लिक के बीच में एक डिप्लोमैटिक फ्लेयर अप हुआ है। रशिया और चेक रिपब्लिक ने एक दूसरे के डिप्लोमैट्स को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके बाहर जाने को बोल दिया, तो बहुत ज्यादा सीरियस इनके बीच में डिप्लोमैटिक टसल चल रहा है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो है कोरियन पेनिनसुला में। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में टेंशंस दोबारा से डेवलप हो रही हैं और बहुत ज्यादा सीरियस हो रही हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोरियन पेनिनसुला की जो डेवलपमेंट्स हैं और कोरियन पेनिनसुला रिलेटेड न्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दुनिया के लिए। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियरली आर्म्ड है और मिसाइल टेस्ट करता रहता है, इसीलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट होगी। तो इस न्यूज को हम एंड में देखेंगे। ऑलराइट, तो ये इश्यूज हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। और पहला इशू क्या है? इंडिया चाइना फेस ऑफ, तो उसे स्टार्ट करते हैं। इंडिया चाइना इश्यूज जो हैं या इंडिया चाइना का जो टाइज अभी चल रहे हैं उससे रिलेटेड न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, टीवी शोज में बहुत ज्यादा लिखा जा रहा है या कहा जा रहा है। इससे हो क्या रहा है, हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है। अब इससे दो प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 कि कौन सी इंफॉर्मेशन को हमें याद रखना है और कौन सी इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड करना है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है जब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है ना, तो उसे याद कैसे रखना है,
राइट ये दो प्रॉब्लम्स हैं। अब इंडिया चाइना रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम है इसे सॉल्व तो हम आपके लिए कर देंगे। हमने पूरी जितनी भी इंडिया चाइना रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इसी वीडियो में कवर कर लिए। बट आगे के लिए अगर आपको कोई ऐसा करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज मिलती है जिसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो उसको करने का एक तरीका पता है क्या है? उसको करने का तरीका यह है कि आप पूरी न्यूज को स्ट्रक्चर या कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दो, कैटेगरीज में डिवाइड कर दो और फिर याद करो। एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हुए और फिजिसिस्ट थे रिचर्ड फाइनमैन। रिचर्ड फाइनमैन ये कहते हैं कि अगर आपको कुछ याद रखना है जो बहुत ज्यादा है तो ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन मेमोरी ऐसे डिजाइंड है कि आप उसे कंपार्टमेंट्स में बांट दो, उसे कैटेगरीज में बांट दो तो आपकी ह्यूमन मेमोरी ज्यादा अच्छे से काम करती है। जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है ना, उसे जब आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाल देते हो, कंपार्टमेंट्स में डाल देते हो तो आपको याद अच्छे से रहती है। और इंडिया चाइना के साथ हमने यही किया है। आने वाली जो भी न्यूज होंगी जो आप एनकाउंटर करोगे उसके साथ आप ऐसा करना, रिचर्ड फाइनमैन को फॉलो करना। अब इंडिया चाइना का जो इशू है उसको हमने स्ट्रक्चर कैसे दिया है, उसको कौन से कंपार्टमेंट्स में बांटा है। एक जो इंडिया चाइना रिलेटेड न्यूज आ रही है, एक तो उसका एस्पेक्ट है बाउंड्री डिस्प्यूट, दोनों के बीच में जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मुद्दे चल रहे हैं, बॉर्डर स्कर्मिशेस हो रही हैं, वो है। देन इंडिया चाइना सिर्फ बाउंड्री तक नहीं महदूद है। इंडिया चाइना के बीच में प्रॉब्लम सिर्फ LAC पे नहीं है और बहुत जगहों पे है। इंडिया और चाइना जियोपॉलिटिकल राइवल्स हैं। इंडिया और चाइना के बीच में स्ट्रेटेजिक, जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल मुद्दे हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि उनसे रिलेटेड भी बहुत कुछ कहा गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल डिस्कस इंडिया चाइना पॉलिसी। ये हम ब्रीफ में ही कवर करेंगे, बट इंडिया की चाइना पॉलिसी को अभी तक बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज करा है, बोला है कि इंडिया की जो चाइना पॉलिसी है वो फ्लॉड है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया को अपनी पॉलिसी को, चाइना स्पेसिफिक पॉलिसी को रिवाइज करने की जरूरत है ताकि ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जो गलवान वैली में हुए हैं, अभी हमारे सोल्जर्स को जो मारा गया था, वो रिपीट ना हो। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे बाउंड्री डिस्प्यूट को। ये बाउंड्री डिस्प्यूट चल कहां रहा है और क्या मुद्दे क्या हैं। अब ये इंडिया का मैप है, ठीक है? ये मैप आपने बचपन में भी देखा होगा और कई जगहों पे देखा होगा, बट इस मैप में एक प्रॉब्लम है। ये मैप ये तो बताता है कि इंडिया की टेरिटरी क्या है, इंडिया कौन सी टेरिटरी को क्लेम करता है, बट ये मैप ये नहीं बताता कि इंडिया के कंट्रोल में कौन सी टेरिटरी है। ये मैप पता है क्या बताता है कि इंडिया कौन सी टेरिटरी को कहता है कि ये मेरी है, बट इंडिया के पास इस एरिया में, स्पेशली इस रीजन में, कुछ ऐसी टेरिटरी है जो इंडिया के पास नहीं है। एक तो टेरिटरी होगी आपकी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये यहां पे है, और दूसरी टेरिटरी होगी आपकी अक्साई चिन जो चाइना के पास है, राइट? उसके बचा हुआ जम्मू कश्मीर आपके कंट्रोल में है, राइट? और यहीं पे मुद्दे हो रहे हैं, स्पेशली अक्साई चिन और इंडिया जो जम्मू कश्मीर स्टेट है उसके बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहीं मुद्दे हो रहे हैं, राइट? अब ये जो बाउंड्रीज बनी है ना, वैसे तो इंडिया कहता है कि हमारी टेरिटरी ये है, बट एक्चुअल कंट्रोल वाला जो मैप है वो कुछ इस तरह दिखता है। ये एरिया है पाकिस्तान के पास और ये रेड वाला जो एरिया है अक्साई चिन, ये है हमारे चाइना के पास, और ये ग्रीनिश टेरिटरी हमारे इंडिया के कंट्रोल में है। अच्छा, ये जो बॉर्डर बने हैं, जो बॉर्डर रिवील करते हैं कि एक्चुअल कंट्रोल किसके पास है, ये जो बॉर्डर्स हैं ये बने कैसे हैं? वेल, ये जो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है ना, ये तो डिसाइड हो गया था 1948 में, इंडो पाक वॉर हुआ था। ये एरिया पाकिस्तान ने ले लिया था, जिसे आज हम POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। फिर आपकी लड़ाई हुई थी चाइना के साथ 1962 में, और चाइना ने 1962 में आपसे ये कश्मीर का रीजन ले लिया। इस रीजन का नाम है अक्साई चिन। मैं लिख देता हूं, तो 1962 के बाद जो वॉर हम हारे थे चाइना से, चाइना ने ये टेरिटरी ले ली। खैर, चाइना एक और टेरिटरी इंडिया की क्लेम करता है। चाइना कहता है ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, ये सदर्न तिब्बत का पार्ट है, इसलिए ये हमारी टेरिटरी है। दो अभी इंडिया के कंट्रोल में है, पर ये टेरिटरी हमारी है। नाउ, इन वॉर्स के बाद हम पाकिस्तान वाला एंगल तो हटा देते हैं। चाइना के साथ वॉर्स के बाद जो प्रेजेंट हमारा जो बीच में डिवाइडिंग लाइन है दोनों कंट्रीज में, उस डिवाइडिंग लाइन को हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बहुत सारे तो नहीं, इस 1962 के खासकर वॉर के बाद दोनों के बीच में जो बॉर्डर है वो है LAC। दो, इंडिया क्लेम करता है कि ये टेरिटरी भी उसकी है, बट चाइना के कंट्रोल में आज ये टेरिटरी,
मेक सेंस? तो ये जो पूरा चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है इसे हम LAC कहते हैं, और LAC के 3 पार्ट्स हैं। LAC का वेस्टर्न सेक्शन हम कहते हैं ये लद्दाख वाला रीजन। LAC का मिडिल सेक्टर जो है, मिडिल सेक्शन, वो है ये हिमाचल प्रदेश के साथ जो चाइना का बॉर्डर लग रहा है, उत्तराखंड के साथ जो चाइना का बॉर्डर लग रहा है, सिक्किम के साथ जो चाइना का बॉर्डर लग रहा है, ये मिडिल सेक्शन है। और ईस्टर्न सेक्शन आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश वाला, जिसे हम मैकमोहन लाइन भी कहते हैं। क्लियर? तो ये 3 सेक्शंस में आपने डिवाइड कर दिया। करंट प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं वो LAC के वेस्टर्न सेक्शन में चल रही हैं, जो लद्दाख में पड़ता है। और LAC के वेस्टर्न सेक्शन में 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दोनों के बीच में स्कर्मिशेस और स्टैंड ऑफ चल रहे हैं। वो 2 पॉइंट्स क्या है? एक है आपका गलवान वैली और दूसरा है पैंगोंग सो लेक। क्लियर? तो एक बारी इस गलवान वैली के इशू को और पैंगोंग सो लेक वाले इशू को फटाफट से ब्रीफ में देख लेते हैं। यस, तो ये हमने जूम इन करा है, ये दोनों फोटो जूम इन करा है आपके वेस्टर्न सेक्शन पे जो LAC का पड़ता है। अब वेस्टर्न सेक्शन के चाइना के कंट्रोल में है अक्साई चिन और इंडिया के कंट्रोल में है लद्दाख, और ये जो बीच में से ब्लैक लाइन जा रही है ये है आपकी LAC। नाउ इंडिया और चाइना का जो डिस्प्यूट है ना, उस डिस्प्यूट के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एस्पेक्ट नंबर 1 वो ये है कि दोनों एक दूसरे की टेरिटरी क्लेम करते हैं, तो क्लेम को लेके बड़े मुद्दे हैं, इसीलिए दोनों के बीच में लड़ाई है। इंडिया क्लेम करता है उसके पास अक्साई चिन है, चाइना क्लेम करता है कि अक्साई चिन तो उसका है ही, अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का है, राइट? तो दोनों के जो क्लेम्स है ना उनको लेके डिस्प्यूट है। पर दोनों के क्लेम्स को लेके जो डिस्प्यूट है ना, उस वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, प्रॉब्लम दूसरे एस्पेक्ट से हो रही है। और वो दूसरा एस्पेक्ट क्या पता क्या है? जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, उसको लेके क्लैरिटी नहीं है आपकी। अब दोनों कंट्रीज ने अपने बीच में जो लाइन डिवाइड करी है उसे हम LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मैप पे तो सही लगती है, बट ऑन ग्राउंड ना दोनों कंट्रीज को क्लैरिटी नहीं है कि ऑन ग्राउंड लाइन कहां से गुजरती है। ऑन ग्राउंड चाइना का क्लेम और इंडिया का क्लेम डिस्प्यूट करता है। LAC किस पॉइंट से गुजरेगी ग्राउंड पर वो दोनों को नहीं पता है। इंडिया कई बार क्लेम करता है, जैसे प्रॉब्लम पता कहां आती है? लेट्स सपोज इंडिया क्लेम करता है किसी एरिया में कि उसकी LAC ऐसी है, ये है LAC, इधर की टेरिटरी हमारी है, उधर की टेरिटरी आपकी है। ऑन ग्राउंड चाइना क्लेम कर लेता है नहीं जी LAC ऐसी है, तो इधर की टेरिटरी आपकी, उधर की टेरिटरी आपकी। ये जो बीच का रीजन है ये डिस्प्यूटेड हो जाता है ऑन ग्राउंड। अब ये डिस्प्यूट जो ऑन ग्राउंड है ये बड़े सीरियस हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडियंस ना अपने हिसाब से LAC में पेट्रोलिंग करेंगे, इंडियंस यहां तक पेट्रोलिंग करेंगे, इंडिया के सोल्जर्स, चाइनीज सोल्जर्स यहां तक पेट्रोलिंग करेंगे, दोनों यहां पे टकराएंगे और दोनों क्लेम करेंगे ये हमारी टेरिटरी है और आपस में लड़ाई होगी। मेक सेंस? बस इंडिया और चाइना के जो बीच में लड़ाई होती है ना बॉर्डर को लेके, उसकी एक खास बात पता क्या है? 1967 के बाद से आज तक एक भी बुलेट फायर नहीं हुई है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गलवान वैली में भी जो हमारे सोल्जर्स मारे थे चाइना ने, वो बुलेट के थ्रू नहीं मारे बहुत ब्रूटली हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट से मारे हैं, बार्ब्ड वायर रॉड्स लिए हैं उन्होंने, उससे उन्होंने मारा है, मतलब शहीद करा है हमारे जवानों को या हमारे ऑफिसर्स को, पर बुलेट नहीं फायर हुई है। 1967 की खास बात क्या है? 1962 में तो हमारा वॉर हुआ था, पर बहुत लोगों को यह नहीं पता कि 1962 में हम हारे तो थे, बट 1967 में ना एक तरह से चाइना ने हम पे दोबारा अटैक करा था। चाइना ने ना सिक्किम वाले रीजन पे अटैक करा था और वो वॉर इंडिया जीत गया था। 1967 वाले जो लड़ाई हुई थी उसको अगर आप वॉर कंसीडर करो तो इंडिया जीता था। सिक्किम में एक वैली है जिसका नाम है चुम्बी वैली। फटाफट से इसे 1967 वाले इशू को देख लेते हैं, फिर इस पे आएंगे। सिक्किम में चुम्बी वैली है, वहां पे 2 पासेस हैं, नाथुला पास और चोला पास। एक तो है नाथुला और एक चोला। यहां पे चाइना ने अटैक करा था और हमारे ट्रूप्स ने उन्हें रिपेल कर दिया था, ठीक है, मतलब हटा दिया था, और हम ये डिसाइसिवली हमने चाइनीज के अगेंस्ट डिफेंड करा था और अच्छे से डिफेंड करा था। बस वो दिन है, 1967 का दिन है और आज का दिन है। आज तक कोई बुलेट फायर नहीं हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं है दोनों के ट्रूप्स आपस में भिड़े नहीं है। बिना बुलेट फायर करे कभी एक दूसरे पे पत्थर मारते हैं, कभी रॉड से मारते हैं, लड़ाई होती है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? LAC की क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। दोनों टेरिटरीज, ये जो बीच की अनएम्बिगुअस टेरिटरी है उसमें एनक्रोच करते हैं और लड़ते रहते हैं। नाउ ये जो वेस्टर्न सेक्शन है LAC का, ये आजकल फायर पे क्यों है? ये इतनी प्रॉब्लम क्यों कर रहा है?
वेल इसका रीजन स्टार्ट होता है 2014 से। 2014 से ना इंडिया ने पता क्या करना शुरू कर दिया, लेह से लेके यहां पे हमारा एक एयरबेस है जिसका नाम है दौलत बेग ओल्डी। लेह से लेके दौलत बेग ओल्डी तक हमने रोड कंस्ट्रक्ट करनी शुरू कर दी। रोड हमने क्यों कंस्ट्रक्ट करनी शुरू कर दी? बिकॉज ये रीजन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अगर कल को इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है तो इंडिया की ट्रूप्स मूवमेंट के लिए आपको एक ऑल वेदर रोड बनानी पड़ेगी। तो इंडिया रोड कंस्ट्रक्ट कर 2014 से स्टार्ट कर चुका था और रोड बन चुकी है, जो लेह से स्टार्ट होती है, दरब्रूक एक जगह है वहां से निकलती है, श्योक से निकलती है और दौलत बेग ओल्डी जो हमारा एयरफील्ड है, एयरबेस है, वहां तक जाती है। अब ये जो रोड है ना, DSDBO रोड, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एक जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत पास से गुजरती है। वो जगह का नाम है गलवान वैली। अब गलवान वैली के बिल्कुल पास से ये रोड निकल रही है। अब चाइना बहुत ज्यादा गलवान वैली में एक्टिव क्यों हो गया है? क्योंकि चाइना को लगता है अगर ये गलवान वैली वाला एरिया वो ले लेगा, डिस्प्यूटेड है, पर अगर चाइना उस पर कंट्रोल लगा लेगा और कल को दोनों कंट्रीज में लड़ाई हो जाती है तो ट्रूप मूवमेंट रोक सकते हैं इस हाईवे पे। इसलिए चाइना गलवान वैली जो कहीं यहां लाए करती है उसको, उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। और इंडिया भी बहुत ज्यादा एक्टिव क्यों हो गया? क्योंकि इंडिया भी जानता है कि इस एरिया में अगर चाइनीज बैठ गए तो इस रोड का पर्पस आधा डिफीट हो जाएगा, ये रोड काम की इतनी रहेगी नहीं। इसलिए इंडिया को भी ये गलवान वैली का एरिया सिक्योर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब गलवान वैली में बहुत ज्यादा मुद्दे चल रहे हैं और आपने न्यूज में देख ही लिया कि एक दूसरे के ट्रूप्स को हमने बिना बुलेट यूज करे मारा है, राइट? तो ये गलवान वैली वाला इंडिया भी डिफेंड कर रहा है और चाइना भी डिफेंड कर रहा है। ये तो हो गया गलवान वैली वाला। अच्छा, मैं रोड का नाम बता देता हूं आपको, जो बड़ी फेमस रोड है, जो यहां से हाईवे निकल रहा है, उसका नाम है DSDBO रोड। DS स्टैंड्स फॉर दरब्रूक, दरब्रूक। अच्छा, S स्टैंड्स फॉर श्योक। श्योक के स्पेलिंग आपको पता होंगे, SHYOK, श्योक रिवर के नाम पे है, दरब्रूक, श्योक। और ये है दौलत बेग ओल्डी। दरब्रूक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी ये हाईवे है जिसको लेके शायद गलवान वैली बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गई है। अच्छा, एक और एरिया है जहां पे मुद्दे चल रहे हैं और वो है ये लेक, पैंगोंग सो लेक। पैंगोंग सो लेक इधर आपको क्लियरली दिखेगा। पैंगोंग सो लेक ना बहुत ज्यादा बड़ी है और इसके बीच में से LAC निकलती है, राइट? अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि LAC बीच में से तो निकल रही है, मैप पे तो सब ठीक है, बट ऑन ग्राउंड क्लैरिटी नहीं है। और ऑन ग्राउंड क्लैरिटी ना होने की वजह से इस लेक के कुछ रीजन्स डिस्प्यूटेड हो जाते हैं। अब डिस्प्यूट अगर आपने पैंगोंग सो लेक का पढ़ा होगा ना तो आपने ये टर्म सुने होंगे कि इंडिया क्लेम कर रहा है फिंगर 8 तक टेरिटरी, है ना, और चाइना क्लेम कर रहा है फिंगर 4 तक टेरिटरी। फिंगर 8, फिंगर 4, ये फिंगर्स क्या है? पता है क्या चक्कर है? ये जो लेक है ना, इसके साइड पे माउंटेन्स हैं। अब माउंटेन्स में से ना कुछ रिजेस निकलते हैं जो लेक को बीच में से ऐसे काटते से हैं, ठीक है? अब वो जो रिजेस है ना, वो दूर से ऐसे लगते हैं जैसे फिंगर्स हैं माउंटेन्स की, ठीक है? इसीलिए आपने नाम फिंगर दे दिया। अब माउंटेन के जो रिजेस है ना, वो ऐसे जा रहे हैं, ये देखो ऐसे 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 काट रहे हैं। तो इंडिया क्लेम करता है कि फिंगर 8 तक, फिंगर 8 से LOC क्रॉस होती है तो फिंगर 8 तक एरिया उनका है। चाइना क्लेम करता है ना फिंगर 4 to 8, फिंगर 4 से क्रॉस होती है। वैसे चाइना कई बार क्लेम करता है फिंगर 1 से क्रॉस हो रही है। फिंगर 4 to 8 चाइना क्लेम करता है। चाइना कहता है 8 तक आपकी टेरिटरी नहीं है, 4 तक ही है। अब चाइना फिंगर 4 पे आके बैठ गया और इंडिया कहता है कि फिंगर 4 तो हमारा है, हमारा तो फिंगर 8 तक है। इसीलिए इन फिंगर्स पे, इन पैंगोंग सो लेक पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। दोनों की पेट्रोलिंग बोट्स निकलती हैं इस लेक पे से और आपस में बोट्स में काफी ज्यादा स्कर्मिशेस होती हैं, लड़ाई होती है, स्टैंड ऑफ हो जाता है। क्लियर? तो LAC में ये दो मुद्दे चल रहे हैं। अब ये मुद्दे आज के नहीं है, आपको याद होगा 2-3 साल पहले डोकलाम इशू हुआ था। जो कहां लाए करता है डोकलाम? सिक्किम, भूटान और चाइना तिब्बत के ट्राई जंक्शन पे डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, ठीक है? उससे पहले भी बहुत ज्यादा बॉर्डर पे स्कर्मिशेस रहे हैं, बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ हुए हैं और उसका रीजन भी आपको समझ आ गया। भाई दोनों को क्लैरिटी नहीं है। ये जो डिस्प्यूटेड रीजन है आपका, इसमें दोनों आपस में स्टैंड ऑफ करते रहते हैं, ठीक है? बट कोई भी स्टैंड ऑफ, पास्ट में जितने भी स्टैंड ऑफ हुए 1967 से लेके आज तक, ऐसा ब्रूटल स्टैंड ऑफ अभी तक नहीं हुआ जैसा गलवान वैली में हुआ है ना? आज तक नहीं हुआ है। अब इतना सीरियस इशू क्यों हो रहा है? वेल,
उस पे हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में कि अब इतना सीरियस क्यों हो गया, अब चाइना इतना ज्यादा अग्रेसिव क्यों हो गया गलवान वैली में, इतना क्यों अग्रेसिव हो गया चाइना, उस पे जाएंगे। बट पहले ये देख लेते हैं कि इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए दोनों कंट्रीज ने मैकेनिज्म क्या क्या निकाले हैं, दोनों कंट्रीज ने क्या क्या एग्रीमेंट्स करे हैं, दोनों कंट्रीज ने क्या क्या समिट्स करे हैं जिसके थ्रू वो बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, हाँ जी। नाउ एक तो दोनों कंट्रीज ने ना 1993 में, 1996 में, 2005 में बॉर्डर को लेके अग्रीमेंट्स करे हैं। उन अग्रीमेंट्स में एक लाइन बहुत ज्यादा कॉमन है और वो लाइन आपने अपने मेंस के आंसर में जरूर यूज करनी है। इन अग्रीमेंट्स के थ्रू इंडिया और चाइना ने बोला है कि दे शैल स्ट्राइव टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द एलएसी। एलएसी पे लड़ाई नहीं होगी, दे शैल मेंटेन पीस एंड दे शैल मेंटेन ट्रैंक्विलिटी along the LAC। तो ये फ्रेज आपको याद रखना है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। इंडिया चाइना के आंसर में which deals with border question, ये लाइन तो आपने जरूर लिखनी है। ऑलराइट, फिर 2003 में एक दोनों कंट्रीज ने अग्रीमेंट करा था जिसका नाम है डिक्लेरेशन ऑन प्रिंसिपल्स फॉर रिलेशंस एंड कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन आवर टू कंट्रीज। ठीक है, ये जो डिक्लेरेशन हुई थी ना, ये हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और उस टाइम पे चाइना के प्रीमियर थे वेन जिबाओ, उनके बीच में। इस डिक्लेरेशन का जो थर्ड प्रिंसिपल है ना, वो देख लेते हैं। इस डिक्लेरेशन का थर्ड प्रिंसिपल पता है क्या कहता है? द टू कंट्रीज आर नॉट थ्रेट टू ईच अदर। ठीक है, ये हम मेंटेन करेंगे, दोनों कंट्रीज ने डिसाइड करा कि हम दोनों एक दूसरे के एनिमीज नहीं हैं। एंड नाइदर साइड शैल और थ्रेटन टू यूज फोर्स अगेंस्ट ईच अदर। तो दोनों साइड एक दूसरे के अगेंस्ट फोर्स यूज नहीं करेंगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, डोंट यू थिंक कि जो गलवान वैली में हुआ है, चाइना ने अपना ही अग्रीमेंट वायलेट करा है, इंडिया चाइना के अग्रीमेंट्स की वायलेशन हो रही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये अग्रीमेंट्स भी वायलेट हो रहे हैं। इन अग्रीमेंट्स ने कहा था पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करनी है, पर चाइना तो वो मेंटेन नहीं कर रहा है। चाइना 2003 का अग्रीमेंट वायलेट कर रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चाइना 2005 का अग्रीमेंट भी वायलेट कर रहा है। 2005 का अग्रीमेंट क्या था? 2005 में ना दोनों कंट्रीज ने डिसाइड करा था कि हम एक मैकेनिज्म बनाएंगे जिसके थ्रू बॉर्डर क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। ठीक है, उस मैकेनिज्म का नाम था पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर सेटलमेंट ऑफ द इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन। इसी अग्रीमेंट का आर्टिकल 1 क्या कहता है? नाइदर साइड शैल और थ्रेटन टू यूज फोर्स अगेंस्ट द अदर बाय एनी मींस। बाय एनी मींस, बाय एनी मींस वर्ड इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज आर्म्स या गोली वगैरह तो आप जनरली आप यूज ऑफ फोर्स या थ्रेटन टू यूज ऑफ फोर्स में आप क्या कंसीडर करते हो? बुलेट्स कंसीडर करते हो, ग्रेनेड्स, मिसाइल वगैरह ये कंसीडर करते हो, बट आप कंसीडर नहीं करते हैंड टू हैंड कॉम्बैट, है ना? तो ये बाय एनी मींस जो लाइन आपने डाल दी ना, उसमें आप पता है क्या डाल रहे हो कि दोनों एक दूसरे को हैंड टू हैंड कॉम्बैट, रॉड से भी नहीं मारेंगे, कोई भी फोर्स यूज नहीं होगी। और चाइना ने अपना यही अग्रीमेंट वायलेट करा है। राइट, और बहुत सारे एफर्ट्स हुए हैं। अदर फेमस एफर्ट्स इंक्लूड, वो देख लेते हैं, स्ट्रेटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप ऑफ 2005, क्लोजर डेवलपमेंट पार्टनरशिप ऑफ 2014, और बॉर्डर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक मैकेनिज्म निकाला था दोनों कंट्रीज ने, विच इज कॉल्ड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेस टू एड्रेस द बाउंड्री इशू। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेस पता क्या होगा? इंडिया अपना एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर देगा, चाइना खड़ा कर देगा, और वो दोनों रिप्रेजेंटेटिव आपस में डिस्कशन करके बाउंड्री इशू को सॉल्व करेंगे। तो दिस वाज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म। Clear? Now it won't take anyone, या मतलब it won't take, it's not rocket science कि ये सारे मैकेनिज्म काम नहीं करे, है ना? अभी का जो गलवान वैली में हुआ है उससे क्लियरली पता चलता है कि ये सारे मैकेनिज्म काम नहीं कर रहे, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। अब काम क्यों नहीं कर रहे? बाउंड्री इश्यूज तो आपके बहुत सारे कंट्रीज के साथ होते हैं। इंडिया और बांग्लादेश का बाउंड्री इशू तो इससे भी कई गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा था। ये तो फिर भी एलएसी की ऑन ग्राउंड क्लैरिटी नहीं है। इंडिया और बांग्लादेश का जो बाउंड्री इशू था उसमें तो इंक्लेव्स एक्सक्लेव्स इन्वॉल्व थी, फिर भी दोनों ने सॉल्व कर लिया और दोनों कंट्रीज में कभी ऐसी नौबत नहीं आई। तो इंडिया और चाइना के बीच में ऐसी नौबत क्यों आई है और अभी गलवान वैली में क्यों आई है? गलवान वैली एकदम से इतना हॉटस्पॉट क्यों हो गया? वेल, उसके कुछ रीजंस हैं, वो देख लेते हैं। अब एक तो लोग ये कह रहे हैं कि चाइना में ना नेशनलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और चाइनीज गवर्नमेंट
इस नेशनलिज्म को प्रमोट कर रही है। क्यों? क्योंकि चाइना की अपनी पॉपुलेशन ना चाइनीज गवर्नमेंट को शायद क्रिटिसाइज कर रही है इंटरनली बिकॉज ऑफ देयर हैंडलिंग ऑफ या ब्लेमिंग देम फॉर पुअरली हैंडलिंग कोविड-19 क्राइसिस, राइट? तो इसीलिए नेशनलिज्म को स्टोक कर रही है चाइनीज गवर्नमेंट ताकि लोग कोविड-19 क्राइसिस को भूल जाएं और नेशनलिज्म के बहाव में अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। क्लियर? फिर चाइना के कुछ इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं। चाइना कंट्रोल नहीं लूज करना चाहता अक्साई चीन का। क्यों? उसका रीजन ये है, अक्साई चीन ना चाइना के दो प्रोविंसेस को कनेक्ट करता है, तिब्बत और जिनजियांग। अगर चाइना को जिनजियांग से तिब्बत जाना है, तिब्बत से जिनजियांग जाना है, तो चाइना ने एक हाईवे बनाया है जो अक्साई चीन से निकलता है। इसीलिए चाइना के इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं। और तीसरी चीज पता है क्या ब्लेम की जा रही है? वो ये ब्लेम की जा रही है कि चाइना ये ना पहचान चुका है, सेंस कर चुका है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड है ना जो अभी वो फ्लक्स में है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है और किसी को पता नहीं हो क्या रहा है इंटरनेशनली। डोनाल्ड ट्रंप रैंडम डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ कंट्रीज रैंडम कुछ डिसीजन ले रही है, बड़ा ही कंफ्यूजन से भरा हुआ इंटरनेशनल सिनारियो है। तो चाइना को लगा कि इतनी कंफ्यूजन सिनारियो में ना चाइना अपने जो चाइना चाहता है करना, टेरिटरी क्लेम करना चाहता है, वो कर ले, इतना स्ट्रांग ना बैकलैश नहीं होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी से, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान बंटा हुआ है अभी। तो इसीलिए चाइना ये जो इंडिया से टेरिटरी छीन लेगा तो चाइना को इतना इंटरनेशनली बैकलैश नहीं फेस करना पड़ेगा, राइट? तो इसीलिए एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस चाइनीज अग्रेशन। मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, इंडिया की तरफ से भी चाइना को कुछ मुद्दे फेस करने पड़ रहे हैं। एक, इंडिया इकोनॉमिकली राइज कर रहा है, प्लस इंडिया चाइना को एशिया में काउंटर कर सकता है। अगर चाइना को एशिया में कोई कंट्री अच्छे से काउंटर कर सकती है तो वो इंडिया ही है, और चाइना इस बात को अच्छे से जानता है। चाइना ये भी जानता है कि इंडिया इकोनॉमिकली ठीक ठाक राइज कर रही है बाकी कंट्रीज के मुकाबले। चाइना ये भी जानता है कि इंडिया स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकली चाइना का राइवल है। इसीलिए चाइना इंडिया को दबाना चाहता है, इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं या ध्यान है वो बांटना चाहता है या बॉर्डर पे कंसंट्रेट करना चाहता है। इसीलिए इंडिया को काउंटर करने के लिए या इंडिया को स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए चाइना ये हरकतें कर रहा है, राइट? क्योंकि इंडिया को वो एक राइवल कंसिडर बिल्कुल करता है। ठीक है। अच्छा, दोनों कंट्रीज के बीच में ना कुछ इनफॉर्मल समिट्स भी हुए थे ताकि दोनों कंट्रीज में म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़े। जो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था ना, आपको याद होगा, डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, बड़ा लंबा चला था, बहुत टाइम तक दोनों आर्मीज एक दूसरे के सामने बैठी हुई थी। तो उस स्टैंड ऑफ को रिजॉल्व करने के लिए ना दोनों कंट्रीज ने इनफॉर्मल समिट करे थे। एक तो पहला समिट हुआ था, इनफॉर्मल है, पहला समिट हुआ था आपका वुहान में। वुहान उस टाइम पे किसी और चीज के लिए फेमस था, इस समिट के लिए फेमस था, आज कोरोना वायरस के लिए फेमस है। फनी। खैर, वुहान में समिट हुआ था और दोनों कंट्रीज ने म्यूचुअल ट्रस्ट ब्रिज करने की कोशिश करी थी। फिर वुहान के बाद चेन्नई में दोबारा इनफॉर्मल समिट हुआ था जिसमें काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रीच की गई थी बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड शी जिनपिंग। शी जिनपिंग ने कुछ और बातें बोली थी। शी जिनपिंग ने बोला था कि दोनों कंट्रीज ना एक दूसरे को थ्रेट परसीव करना बंद कर दें। इंडिया ये ना सोचे कि चाइना इंडिया के खिलाफ है, और इंडिया इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि चाइना उसके खिलाफ नहीं है, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सपोर्ट करे। इंडिया कभी करेगा नहीं, खैर फिर भी। Xi Jinping also acknowledged that the problems between our two countries are serious and require both sides to correctly view each other's development and enhance strategic mutual trust। तो दोनों साइड्स ने ये रियलाइज करा कि म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, दोनों कंट्रीज को आपस में ट्रस्ट डेफिसिट ब्रिज करने की जरूरत है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों कंट्रीज को कोऑपरेट करना पड़ेगा, प्लस कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखने पड़ेंगे, लगातार बातें करते रहना पड़ेगा। टॉक्स शुड नेवर स्टॉप। मेक सेंस? ठीक है, चलिए अभी थोड़ी देर पहले हमने रीजंस करे थे कि ये बाउंड्री डिस्प्यूट इतना सीरियस क्यों हो गया, राइट? बाउंड्री डिस्प्यूट तो बहुत कंट्रीज के होते हैं, पर इंडिया चाइना के बीच में इतना सीरियस क्यों हो गया? बहुत सारे स्ट्रेटेजिस्ट या डिप्लोमैट्स, फॉर्मर डिप्लोमैट्स ये कहते हैं कि बाउंड्री इशू इतना सीरियस होने के पीछे शायद जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। शायद जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। जियोपॉलिटिकल या दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रेटेजिक राइवलरी है।
वो फैक्टर्स इन्वॉल्व है, इसी वजह से ये बाउंड्री डिस्प्यूट सीरियस हो गया। असली कहानी यहां है, पर दिख कहां रही है? बाउंड्री पे। तो एक बारी असली कहानी की तरफ भी नजर डाल लेते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में ये जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक क्या मुद्दे चल रहे हैं, राइट? चलो, स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल। नाउ स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल दोनों कंट्रीज के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उनको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक, चाइना के लिए अक्साई चीन वाला रीजन ना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, राइट? जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तिब्बत और जिनजियांग को कनेक्ट करने के लिए ये अक्साई चीन एरिया इंपॉर्टेंट है, यहीं से हाईवे गुजरता है। अगर चाइना को लगता है कि इंडिया ये चीज वापस कब्जा कर लेगा तो चाइना के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। इसीलिए अक्साई चीन को लेके चाइना के स्ट्रेटेजिक रीजंस है, जिसकी वजह से चाइना इस रीजन में हाइपर एक्टिव हो गया है। अच्छा, दूसरा स्ट्रेटेजिक कारण क्या है? चाइना का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है विच इज कॉल्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सिल्क रोड इनिशिएटिव। अच्छा, उसी सिल्क रोड का एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसका नाम है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नाउ दिस सीपेक स्टार्ट्स फ्रॉम जिनजियांग, एंटर्स पीओके रीजन and passes through the entire Pakistan till ग्वादर पोर्ट in बलोचिस्तान of Pakistan, राइट? तो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिनजियांग में एक शहर है जिसका नाम है काशगर। काशगर से स्टार्ट होता है, पीओके से निकलता है और बलोचिस्तान में ग्वादर पोर्ट पे एंड होता है। चाइना के लिए ये सीपेक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाइना को ये एक्सेस दे देता है अरेबियन सी का, और चाइना को एक और चीज का एक्सेस दे देता है। अगर चाइना को अरेबियन सी या पर्शियन गल्फ में इंडिया को काउंटर करना है, इंडिया की नेवल प्रेजेंस को काउंटर करना है, तो ये सीपेक इंपॉर्टेंट है। चाइना और अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ के बीच में कनेक्टिविटी देता है ये सीपेक, ठीक है? तो ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंडिया के लिए सीपेक प्रॉब्लमैटिक क्यों है? इंडिया क्या कहता है कि हमें सीपेक क्यों नहीं पसंद है? इंडिया कहता है कि जो पीओके रीजन है ना, ये पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करा है। पाकिस्तान ने इसे इलीगली ऑक्यूपाई कर रहा है, एक्चुअली ये रीजन बनता है इंडिया का ही। अगर ये रीजन इंडिया का बनता है तो चाइना ने इंडिया से परमिशन लिए बगैर कैसे इसके बीच में से कॉरिडोर निकाल दिया? दिस इज अ ब्रीच ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इसीलिए इंडिया कहता है कि सीपेक गलत है और हम चाइना के इस प्रोजेक्ट को ओपोज करते हैं। और चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और चाइना जानता है कि इंडिया इसे ओपोज कर रहा है, इसलिए स्ट्रेटेजिकली दोनों के बीच में राइवलरी है और इसीलिए ये रीजन हॉटस्पॉट हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर का। हमारी प्रॉब्लम पता क्या है? हम जम्मू एंड कश्मीर को ना पाकिस्तान के प्रिज्म से देखते हैं, बट पाकिस्तान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, और बहुत सारे स्ट्रैटेजिस्ट जो हैं या बहुत सारे जो डिप्लोमैट्स हैं उन्हें लगता है कि जम्मू कश्मीर रीजन में ना बहुत ज्यादा बड़ा प्लेयर चाइना है। इफ नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन पाकिस्तान, देन इक्वली इंपॉर्टेंट एज पाकिस्तान। पाकिस्तान जितना इंपॉर्टेंट चाइना, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है? इसीलिए इंडिया को ना जम्मू कश्मीर रीजन को चाइना के प्रिज्म या चाइना के लेंस से भी देखना पड़ेगा। क्लियर? मेक सेंस? तो इसीलिए सीपेक एक मुद्दा हो जाता है, स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल। पर एक और चीज है जहां पे स्ट्रेटेजिकली एंड जियोपॉलिटिकली दोनों कंट्रीज में राइवलरी है, और वो पता क्या है? वो एरिया बॉर्डर पे नहीं पड़ता, वो एरिया पड़ता है सराउंडिंग सीज में। मैरीटाइम रीजन्स में दोनों कंट्रीज आपस में बिल्कुल टकरा रही हैं, बिल्कुल टूथ एंड नेल फाइट कर रही हैं। तो तीसरा जियोपॉलिटिकल कारण है जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज में राइवलरी है, वो है मैरीटाइम डोमेन। चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है इंडियन ओशन में, और इंडिया पैसिफिक रीजन में या इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए अलायंसेस बनाता जा रहा है। इंडिया नेवल एक्सरसाइज करता है यूएसए और जापान के साथ, ठीक है, जिसे मालाबार कहते हैं। इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम अभी रखा है आजकल क्वाड। नाउ चाइना बिलीव्स दैट दिस क्वाड ग्रुपिंग इज देयर टू कंटेन चाइना। ये यूएसए की चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी का पार्ट है, और इसीलिए मैरीटाइम रीजन में चाइना और इंडिया राइवल्स हैं। और जनरली ना हम जो लोग होते हैं वो ना बॉर्डर को ज्यादा सिग्निफिकेंस देते हैं, बट इंडिया और चाइना की राइवलरी लद्दाख में शायद इतनी ज्यादा नहीं है जितनी ओशियन रीजन में है, इंडियन ओशियन रीजन में है। ज्यादा दोनों के बीच में फाइट्स एक्चुअली सराउंडिंग सीज में चल रही हैं। बॉर्डर भी इंपॉर्टेंट है, बट यहां हम इग्नोर कर रहे हैं, ये रीजन भी इंपॉर्टेंट है, मैरीटाइम रीजन भी इंपॉर्टेंट है।
एक बारी देख लेते हैं इसे डिटेल में कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। जैसा कि आप जानते हो कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो लैंड बेस्ड कंपोनेंट है, लैंड से कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, एक सी बेस्ड कंपोनेंट है। चाइना बहुत सारे पोर्ट्स डेवलप कर रहा है और सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे कैप्चर कर रहा है अंडर दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बेल्ट है लैंड बेस्ड कंपोनेंट और रोड है ओशियन बेस्ड कंपोनेंट, राइट। नाउ चाइना यहां पे जो डेवलपमेंट कर रहा है ना बीआरआई के थ्रू ओशियन वाले रीजन में, उससे इंडिया थ्रेटन फील कर रहा है और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी थ्रेटन फील कर रही हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि बीआरआई के थ्रू चाइना अपनी हेजेमनी डेवलप कर लेगा इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, राइट। अब चाइना जब अपनी हेजेमनी डिक्लेयर कर देगा इधर या डेवलप कर लेगा तो बाकी कंट्रीज थ्रेटन फील कर रही हैं। इंडिया को लगता है कि इंडियन ओशन, जिस ओशन का नाम ही इंडिया पे है, वहां पे तो कम से कम इंडिया की नेवल सुप्रीमेसी हो। अगर वहां पे भी चाइनीज हमें काउंटर कर देंगे तो इंडिया की नेवी बहुत ज्यादा लॉसेस फेस करेगी। क्लियर? तो इसीलिए इंडिया ने चाइना को इस रीजन में काउंटर करने के लिए यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया है और पार्ट बन गया है। इंडिया इज टेकिंग पार्ट इन यूएसए's इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। नाउ यूएसए की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी पता है क्या है? इट इज सिमिलर टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन द सी रीजन, राइट। तो यूएसए की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, चाइना बिलीव्स दैट इट इज देयर टू कंटेन चाइना। चाइना एलेज करता है कि ये यूएसए है ना, ये मुखौटा तो पहन रहा है कि हम फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और फ्रीडम ऑफ ग्लोबल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सी को फ्री रखने के लिए हम इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हैं। चाइना कह रहा है ये सिर्फ मुखौटा है। एक्चुअली यूएसए पता क्या कर रहा है? यूएसए इज कंटेनिंग चाइना। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट चाइना कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी, और इस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का पार्ट हो रहा है इंडिया। इसीलिए इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक राइवल ऑफ चाइना, राइट। टक्कर हो रही है बीआरआई वर्सेस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी की, ठीक है। और इसमें चाइना की ये साइड है, इंडिया की ये साइड है, और इसी वजह से दोनों में राइवलरी है। अब एक और आर्टिकल आया था जो बताता है कि इंडिया को ना बहुत ज्यादा थ्रेटेंड फील करना चाहिए, इंडिया को बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए इस रीजन में, सी के रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में। अभी हमारा सारा ध्यान बॉर्डर पे लगा हुआ है, बट हमें अपना ध्यान वापस से ओशन में भी डालने की जरूरत है, बिकॉज यहां चाइना और हरकतें कर रहा है जो ज्यादा अलार्मिंग है, राइट। अब चाइना ऐसा क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। नाउ मैरीटाइम कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू, एक बार ये लाइंस पढ़ लेते हैं, इसी से आपको आइडिया हो जाएगा। चाइनीज मैरीटाइम एंड रिसर्च वेसल्स एंटर आर EEZ exclusive economic zone and continental shelf without our prior consent in 2018-19 में ये न्यूज आई थी कि इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, राइट, जो 12 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड होता है, टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड होता है, इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में चाइना की शिप्स एंटर करती हैं, बिना कंसेंट के एंटर करती हैं। अब इंडिया एलेज करता है कि ये स्पाइंग के लिए आ रही हैं, चाइना कहता है हम साइंस के लिए आ रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आ रहे हैं, हमारा वॉर से कोई लेना देना नहीं है। बट इंडिया एलेजेस कि ये स्पाइंग के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए शिप्स आ रही है, और बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर इंडिया को इंडियन ओशन में अपनी हेजेमनी मेंटेन करनी है तो चाइनीज एफर्ट्स को ब्लॉक करने की जरूरत है। और चाइना ने अपनी जो पेट्रोलिंग है ना इस रीजन में, या मूवमेंट है इंडियन ओशन रीजन में, वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। इसका एविडेंस कहां से आता है? एक ना ऑर्गेनाइजेशन है एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव, इसने ना एक सर्वे करा है। इसके सर्वे के मुताबिक चाइना के जो मैरीटाइम मिशंस है ना वो बाकी कंट्रीज के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इन 2020 अप्रैल 2019 टू मार्च 2020 चाइना ने कम से कम 25 मिशंस करे हैं इन इंडो पैसिफिक रीजन। बाकी जितनी भी कंट्रीज है ना, बाकी नेक्स्ट 5 जो कंट्रीज हैं उनके मिशंस मिला लो ना तो भी 25 नहीं होते। यूएसए के 10 हैं, इंडिया के तो कुछ 4 हैं, जापान के कुछ 5 होंगे, ठीक है। चाइना ने 25 मिशंस करे हैं, तो चाइना अपनी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है इस इंडो पैसिफिक रीजन में। और इंडो पैसिफिक आपको पता ही है कौन सा रीजन है, ये रीजन, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, इंडो पैसिफिक रीजन में।
Plus, China has mounted at least 6 survey missions covering waters between Indonesia and Sri Lanka. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका और इंडोनेशिया के बीच में जो इंडियन ओशन का रीजन है, यहां चाइना ने एक्टिविटी बढ़ा दी है, बे ऑफ बंगाल में एक्टिविटी बढ़ा दी है, नॉर्दर्न अरेबियन सी में एक्टिविटी बढ़ा दी है। तो चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है और इंडिया की नेवल सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहा है। देन सिर्फ हम दुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी दुखी है। अब ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया हैज कंप्लेन्ड दैट चाइनीज वेसल जियांग यांग होंग, अच्छा ये वही वेसल है जियांग यांग होंग जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास पाया गया था। तो ये वेसल ऑस्ट्रेलिया को भी तंग कर रहा है, हमें भी तंग कर रहा है। जियांग यांग होंग रोम्ड इन इंटरनेशनल वाटर्स बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का मेनलैंड है, और ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है क्रिसमस आइलैंड, उसके बीच में ये वेसल पाया गया था। अब चाइना क्लेम करता है कि तो हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए आए थे, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था। बट ऑस्ट्रेलिया क्लेम करता है कि चाइना वाज देयर टू स्टडी द सबमरीन अंडर वाटर रूट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू साउथ चाइना सी। ऑस्ट्रेलिया से साउथ चाइना सी के जो अंडर वाटर रूट्स हैं, जो सबमरीन्स के लिए होते हैं, उन्हें स्टडी करने के लिए चाइना गया था। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये अलार्मिंग सिचुएशन है। मेक सेंस? चलिए और देखते हैं इसके बारे में। नाउ चाइना क्या जस्टिफिकेशन दे रहा है? बहुत सारी कंट्रीज ये कह रही हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, बहुत सारे कंट्रीज ना चाइना की इस मैरीटाइम एक्टिविटी को अपोज कर रहे हैं। चाइना क्या जस्टिफिकेशन दे रहा है? चाइना सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि ये ना मिलिट्री या नेवल एक्सपेंशन नहीं है, ये तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। जबकि सारी कंट्रीज को पता है कि चाइना ना साइंटिफिक रिसर्च के नाम पे इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है। कंबोडिया है ना, जो कंबोडिया के जो ऑपोजिशन लीडर है, वो भी यही कहते हैं कि चाइना इज फेमस फॉर डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स एंड यूजिंग साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑब्सक्योरिंग इट्स मिलिट्री इंटेलिजेंस गैदरिंग एक्टिविटीज, ठीक है। कंबोडिया के ऑपोजिशन लीडर कहते हैं कि चाइना ऑब्फस्केशन में माहिर है और चाइना साइंटिफिक रिसर्च के नाम पे इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा है। बट चाइना कहता है हम तो सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं। प्लस चाइना कहता है कि हम कोई लीगल वायलेशन भी नहीं कर रहे। एक ना कन्वेंशन है, इंटरनेशनल लॉ, जो ओशियन एक्टिविटी को या सी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल लॉ है जिसका नाम है यूएन क्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। अकॉर्डिंग टू यूएन क्लोज, every country has right to innocent passage। अब right to innocent passage मतलब बिना किसी की परमिशन लिए आप किसी के टेरिटोरियल वाटर्स में जा सकते हो, अगर आप उस कंट्री की पीस, गुड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं कर रहे। तो चाइना कह रहे हैं हम ना पीस को थ्रेट कर रहे हैं, ना सिक्योरिटी को, ना गुड ऑर्डर को थ्रेट कर रहे हैं, इसीलिए हमारे पास राइट टू इनोसेंट पैसेज है, हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है किसी की। अच्छा, चाइना कहता है कि इसी जो कन्वेंशन है यूएन क्लोज, उसके आर्टिकल 58, 86 और 87 पता क्या कहता है? इट अलाउज हाइड्रोग्राफिकल सर्वेस, मतलब जो ओशियानिक स्टडीज होती हैं, हाइड्रोग्राफिकल सर्वेस विदाउट प्रायर नोटिस इन ईईजेड ऑफ कोस्टल स्टेट्स। यूएन क्लोज कहता है और उसके ये आर्टिकल्स कहते हैं कि जो ओशियानिक एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए, उसके सर्वे करने के लिए किसी कंट्री के ईईजेड में आप जा सकते हो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जा सकते हो बिना उसकी परमिशन के, राइट। तो चाइना कह रहे हैं हम इंटरनेशनल लॉ तो वायलेट नहीं कर रहे, बट इंडिया कहता है कि आप इंटरनेशनल लॉ तो वायलेट नहीं कर रहे, बट इंडिया का लॉ तो वायलेट कर रहे हो। इंडिया कहता है कि हमने ना 1976 में एक लॉ बनाया था, उस लॉ का नाम है द टेरिटोरियल वाटर्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरिटाइम जोन्स एक्ट। अंडर दिस लॉ हमारे, अगर आपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आना है, किसी फॉरेन वेसल ने ईईजेड में आना है और किसी भी टेरिटोरियल वाटर या मैरिटाइम जोन में आना है, तो आपको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपके साइंटिफिक रिसर्च वेसल्स को हमारे ईईजेड में आना है तो हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया कहता है आप तो हमारा लॉ वायलेट कर रहे हो, और चलो हम इस चीज को साइड पे भी रख दें कि चलो हमारा लॉ नहीं काम आएगा, यूएन क्लोज काम आएगा। बट अगर किसी कंट्री को चाइना के टेरिटोरियल वाटर्स या ईईजेड में जाना होता तो चाइनीज लॉ कहता है कि हमारी परमिशन लेनी है। तो चाइना तो बाकियों को अलाउ नहीं कर रहा बिना परमिशन के, तो फिर इंडिया क्यों अलाउ करे? इंडिया का लॉ भी तो यही कह रहा है। तो इसीलिए इंडिया अपोज कर रहा है और इस चाइनीज जस्टिफिकेशन को सिरे से खारिज करता है। ऑलराइट, नाउ और क्या थ्रेट्स हैं मैरीटाइम डोमेन में? इंडिया ये मानता है, और इंडिया के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, वो पता है क्या है? चाइना आसपास की कंट्रीज में ना पोर्ट्स डेवलप कर रहा है। अब उन पोर्ट्स की डेवलपमेंट में ना चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस भी बढ़ा रहा है। चाइना ने एक लॉजिस्टिक्स बेस बनाया है जिबूती में,
ठीक है। चाइना, एक कंबोडिया के जो ऑपोजिशन लीडर है वो कहते हैं कि ना एक सीक्रेट डील हुई है बिटवीन कंबोडिया एंड चाइना, जिसमें कंबोडिया ने चाइना को रियाम नेवल बेस दे दिया है, कंबोडिया में जो पड़ता है यहां पे, ठीक है। तो नेवल बेस यहां चाइना का है। चाइना की मालदीव्स में प्रेजेंस है, श्रीलंका में भी थोड़ी प्रेजेंस है, म्यांमार में प्रेजेंस है, आसपास के एरियाज में प्रेजेंस है, जिबूती में प्रेजेंस है और ग्वाडर में तो प्रेजेंस है ही है। अकॉर्डिंग टू दिस, इंडिया को लगता है कि चाइना थ्रू इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज सराउंडिंग इंडिया, ठीक है, और इंडियन ओशन रीजन में इंडिया की जो प्रेजेंस है उसको थ्रेट पोज कर रहा है। इंडिया ने इस थ्योरी का नाम दिया हुआ है, उस थ्योरी का नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। आपने सुना होगा या तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी ये कहती है कि इंडिया को इस रीजन में चैलेंज करने के लिए चाइना ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सहारा ले रहा है, राइट। तो अब इंडिया को क्या करने की जरूरत है? एक तो इंडिया को बॉर्डर पे थ्रेट फेस हो रहा है और एक मैरीटाइम रीजन में फेस हो रहा है और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एरियाज में थ्रेट फेस हो रहा है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, आइए वो देखते हैं। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। मेंस के आंसर लिखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। What should we do? सबसे पहले तो इंडिया एंड चाइना शुड स्टार्ट विद LAC clarification process. LAC clarification process needs to be revived and completed in a time bound manner, ताकि ये पेट्रोलिंग यूनिट्स के skirmishes ना हो। Then पेट्रोलिंग प्रोसीजर्स नीड टू बी रिवाइज्ड, प्रेफरेबली बाय अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, के पेट्रोलिंग कैसे की जाए। Then India should increase its maritime domain awareness. अभी हमने देखा है ना कि maritime region में भी threat है, तो India should increase its maritime domain awareness, मतलब इंडिया को भी सर्वेस करने चाहिए हाइड्रोग्राफिकल, थ्रू क्लोज कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद इट्स एलाइज इन द इंडो पैसिफिक। तो जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जो चाइना के एंटी कंट्रीज हैं या इंडिया सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ क्लोज कोऑपरेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के साथ इंडिया अपना मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ाए। देन टू एनहांस म्यूचुअल ट्रस्ट, द टू कंट्रीज शुड कोऑपरेट इन अदर एरियाज एज वेल। ये तो बॉर्डर और मैरीटाइम एरियाज हो गए, बट दोनों कंट्रीज और एरियाज में कोऑपरेट कर सकते हैं जिससे म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा। और एरियाज क्या है? इकोनॉमिक टाइज अपने इंप्रूव कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने अभिषेक सर की वीडियो देखी होगी इकोनॉमी करंट अफेयर्स की, जिसमें उन्होंने इंडिया चाइना के इकोनॉमिक टाइज डिस्कस करे हैं। तो इंडिया और चाइना में सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रेड डेफिसिट का। अगर ये दोनों कंट्रीज इकोनॉमिक मुद्दे अपने सॉल्व कर लेते तो ट्रस्ट बढ़ेगा और ये मुद्दे भी बॉर्डर के और मैरीटाइम रीजन के सॉल्व हो सकते हैं। देन टेरर रिलेटेड इश्यूज, इंडिया पाकिस्तान के कई टेररिस्ट को ब्लेम करता है, बट चाइना इंडिया को वो ब्लेम करने नहीं देता है। इंडिया को कई बारी इंटरनेशनल फोरम पे ब्लॉक करा है चाइना ने, जब इंडिया कोशिश करता है कि किसी पाकिस्तानी टेररिस्ट को वो इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाए, ब्लैक लिस्ट करवाए। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो इसलिए टेरर रिलेटेड इश्यूज हैं। प्लस रिवर वाटर एग्रीमेंट्स नहीं है, ब्रह्मपुत्रा को लेके इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं है, और जैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी है, चाइना कुछ ऐसी ट्रीटी साइन नहीं करता। आपको पता है ना, इंडस रिवर हो गई आपकी, सतलुज रिवर होगी, ब्रह्मपुत्रा, ये आपकी कंट्री में वाया चाइना आएंगी। मेक सेंस? तो इसीलिए इसमें इंडिया को एक अग्रीमेंट करना है। एंड लास्ट, कोऑपरेशन ऑन मल्टीलैटरल फोरम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड, WTO में या पेरिस कन्वेंशन में दोनों कोऑपरेट करें अच्छे से, क्योंकि दोनों के पॉइंट्स और इश्यूज सेम है, तो दोनों कोऑपरेट करें तो म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा, राइट? चलिए अब हम आ जाते हैं थर्ड सेगमेंट पे, जिसका नाम है इंडिया चाइना पॉलिसी। इंडिया की जो चाइना पॉलिसी है उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है। ऑलराइट, वेल आई वाज थिंकिंग कि ये इशू हम आज डिस्कस नहीं करते, ये इशू आप सोचो और आप बताओ कि इंडिया की चाइना पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। तो इट विल बी अ होमवर्क फॉर यू। आपको बाकी सारी चीजें तो पता चल चुकी हैं और आप न्यूज़पेपर भी पढ़ ही रहे हो, तो इंडिया को क्या करना चाहिए चाइना पॉलिसी पे, अपनी जो चाइना पॉलिसी है उसमें इंडिया को क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू गाइज। सो व्हाट यू गाइज शुड डू इज कि इंडिया को क्या क्या चेंजेस करने चाहिए अपनी चाइना पॉलिसी में, प्लीज राइट दोज चेंजेस डाउन in the comment section below. Please write that down. ठीक है? I'm eagerly waiting for your answers. And अगर आपको ये नहीं बिलीव होता तो मैं क्लियरली आपको बता दूं कि आपका एक एक बंदे का आंसर जो किसी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो में भी डाला था ना, एक एक आंसर मैंने पढ़ा था। तो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड कि लोगों ने क्या सोचा है या क्या उन्हें लगता है। तो इसमें भी आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर दोज आंसर। मैं चाहता हूं कि इंडिया की चाइना पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए वो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखो।
ऑलराइट, हाँ, नेक्स्ट जो इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे और मैं बाकी लोगों के आंसर्स पे भी कमेंट करूंगा। ऑलराइट, चलिए, अब इंडिया चाइना पॉलिसी तो हमारी यहां पे खत्म होती है। अब हम आ जाते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं उन पे। ऑलराइट, वेल, अभी रिसेंटली इंडिया नेपाल रिलेशंस थोड़े से खराब चल रहे हैं। अच्छा, इंडिया नेपाल रिलेशंस खराब क्यों चल रहे हैं वो स्टार्ट करने से पहले ना कुछ मैं कीवर्ड्स आपको बता देता हूं। जो इंडिया नेपाल रिलेशंस का जब आप आंसर लिखोगे तो उसमें वो कीवर्ड्स यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो डिप्लोमैट्स हैं या बहुत सारे जो कमेंटेटर्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस पे लिखते हैं वो ना ये वर्ड्स यूज करते हैं व्हेन दे डिस्क्राइब इंडिया नेपाल रिलेशन, और वो अगर ये वर्ड्स यूज करते हैं तो आपको भी ये वर्ड्स यूज करने चाहिए, खासकर जब आप अपने आंसर की इंट्रोडक्शन लिख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिया नेपाल। अब इंडिया नेपाल के रिलेशन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं ना तो हम ये वर्ड्स यूज करते हैं कुछ। वी कॉल दिस रिलेशन टाइम टेस्टेड। ठीक है, हम कहते हैं कि हम दोनों कंट्रीज में कल्चरल टाइज हैं। हम कहते हैं हम दोनों कंट्रीज में सिविलाइजेशनल टाइज हैं। हम दोनों कंट्रीज काफी ज्यादा क्लोजली कोऑपरेट करते हैं। तो जब भी आप आंसर स्टार्ट करोगे आप कहोगे कि इंडिया एंड नेपाल शेयर अ टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप। आवर रिलेशन इज बाउंड बाय कल्चरल, सिविलाइजेशनल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स। राइट, तो इंडिया और नेपाल का रिलेशन बहुत ज्यादा क्लोज है, स्पेशल है। अच्छा हाँ, एक और वर्ड हम यूज करते हैं इंडिया नेपाल रिलेशंस के लिए, वर्ड यूनिक। हमारा काफी यूनिक रिलेशन है, हम दोनों के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, हमारे लोग आपस में बहुत ज्यादा घुलते मिलते हैं। अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री ने कहा था कि इंडिया नेपाल टाइज आर बाउंड बाय रोटी एंड बेटी। रोटी का मतलब हमारा एग्रीकल्चरल ट्रेड बहुत होता है और बेटी का मतलब मैट्रिमोनियल टाइज बहुत हैं। हमारे यहाँ के कुछ लड़कियां नेपाल के लोगों से मतलब मैट्रिमोनियल टाइज में हैं, नेपाल की कुछ लड़कियां इंडियन लोगों के साथ मैट्रिमोनियल टाइज में हैं, तो काफी ज्यादा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। हमारा बहुत ही ज्यादा स्पेशल रिलेशनशिप है, सो मच सो कि इंडिया के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं ना उन्हें ऑनररी चीफ का टाइटल मिलता है नेपाल में, और नेपाल के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्हें ऑनररी चीफ का टाइटल मिलता है इंडिया में। राइट, तो सिक्योरिटी टाइज हैं, पीपल टू पीपल टाइज हैं, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। Some strategists या some international relations expert use the term brother कि इंडिया और नेपाल आर लाइक ब्रदर कंट्रीज। नाउ अब ये दो भाइयों में लड़ाई चल रही है और इसका कारण क्या है? अभी रिसेंटली ना नेपाल ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करा है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नेपाल ने अपनी टेरिटरी का मैप रिलीज करा है और उस टेरिटरी में नेपाल, उस मैप में नेपाल ने काला पानी टेरिटरी जो है ना उसको अपनी टेरिटरी दिखाई है। अपना जो मैप रिलीज करा है नेपाल ने थ्रू अमेंडमेंट, उसमें काला पानी टेरिटरी को अपना बताया। नाउ काला पानी इज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल और ये डिस्प्यूट काफी टाइम से चल रहा है। क्यों चल रहा है और ये डिस्प्यूट के रीजंस क्या हैं अभी थोड़ी देर में देखते हैं, बट ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी। आज तक बहुत ज्यादा इस पे डिप्लोमेटिक फ्लेयर अप नहीं हुआ है, बट अभी रिसेंटली नेपाल और इंडिया के रिलेशंस काफी ज्यादा खराब हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू काला पानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट। अब एकदम से काला पानी को लेकर नेपाल इतना ज्यादा एजिटेटेड क्यों फील कर रहा है? उसके ना दो कारण है। पिछले 7 से 8 महीनों में ना दो चीजें हुई हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से नेपाल को काफी गुस्सा आया है और उसने ये टेरिटोरियल मैप रिलीज करा है थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नाउ वो दो इवेंट्स क्या हुई हैं? 2 मेजर इवेंट्स रिवाइव दिस डिस्प्यूट। एक, नवंबर 2019 में ना इंडिया ने एक मैप रिलीज करा था, अपनी टेरिटरी का मैप। उस मैप में ना इंडिया ने शोकेस करा था पीओके रीजन को अपनी टेरिटरी में, प्लस उस मैप में इंडिया ने ना यूटी दिखाया है, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख स्टेट को। तो इंडिया ने नवंबर 2019 में जो मैप रिलीज करा था वो करा था टू डिपिक्ट न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ऑलराइट, बट उस नए मैप में ना काला पानी का जो रीजन है उसे इंडिया ने अपने टेरिटरी का हिस्सा दिखाया और इससे नेपाल बहुत ज्यादा एजिटेटेड हुआ। नेपाल ने कहा वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और नेपाल कहता है वो टेरिटरी हमारी है, इंडिया ने अपने मैप में कैसे दिखा दी, और अगर इंडिया अपने मैप में दिखा सकता है तो फिर हम भी अपने मैप में दिखाएंगे। पर यह भी इतना बड़ा इवेंट नहीं था। उसके बाद इंडिया ने एक और इवेंट, इंडिया की तरफ से एक और चीज हुई जिसकी वजह से नेपाल और ज्यादा एजिटेटेड हुआ। वो इवेंट क्या थी? ऑन May 2020 इंडिया इनॉग्रेटेड द दारचूला लिपुलेख पास
लिंक रोड। दारचूला लिपुलेख पास जो लिंक रोड इंडिया ने बनाई है, लिपुलेख पास के थ्रू ना जितने भी जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं श्रद्धालु, वो वाया लिपुलेख पास जाते हैं। तो उन लोगों की यात्रा को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए इंडिया ने ये रोड बनाई है। नाउ दिस रोड, दारचूला लिपुलेख पास लिंक रोड, पासेस थ्रू द डिस्प्यूटेड कालापानी रीजन। अब इंडिया ने जब इसे इनॉग्रेट कर दिया ना, तो इंडिया ने एक तरह से स्टैंप लगा दी कि कालापानी रीजन हमारा है, और इसी वजह से नेपाल और ज्यादा एजिटेटेड हो गया। एक बार ये पॉइंट पढ़ लेते हैं, दोनों पॉइंट्स। इंडिया पब्लिश्ड अ रिवाइज्ड पॉलिटिकल मैप शोइंग द न्यूली क्रिएटेड यूटीज ऑफ J&K एंड लद्दाख, इन विच कालापानी वाज शोड अ पार्ट ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट दिखाया है। नवंबर 2019 में हुआ है। Plus, on May 2020, India inaugurated the Darchula Lipulekh Pass link road, cutting across the disputed Kalapani area, ठीक है, which is used by Indian pilgrims to Kailash Mansarovar Lake. Now, इस पे नेपाल बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ था. As a matter of fact, Nepal hit back by summoning Indian ambassador to Nepal, Vinay Mohan Quatra, to convey a formal protest. नेपाल ने समन किया इंडियन डिप्लोमेट को अपने प्रेमिसेस मतलब अपने पास, और बोला कि ये हमारा, इस पे स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हम जाहिर करते हैं। ये एरिया यूनिलैटरली इंडिया ने अपने पास कर लिया, जबकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है और इस पे हमारी बातें चल रही हैं। हमारे हिसाब से ये एरिया हमारा है, इंडिया के हिसाब से ये एरिया इंडिया का है, डिस्प्यूटेड है। तो यूनिलैटरली इंडिया कैसे क्लेम कर सकता है इसे, राइट? इसी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नेपालीज नेशनलिज्म भी ऑन द राइज है, और नेपाल में भी एक स्ट्रॉन्ग कंसेंसस है कि नेपालीज गवर्नमेंट को इंडिया को स्ट्रॉन्ग जवाब देना चाहिए। वहां के लोग ये चाह रहे हैं कि कालापानी रीजन नेपाल के पास रहे, इंडिया के बिग ब्रदर एटीट्यूड को करारा जवाब मिलना चाहिए, राइट? तो अब ये जो डिस्प्यूट है जिसकी वजह से दोनों के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, उस डिस्प्यूट की हिस्ट्री क्या है, क्यों हुआ था ये डिस्प्यूट और क्या प्रॉब्लम क्या है, राइट? उस पे चलते हैं, ठीक है? नाउ ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था, या ये डिस्प्यूट तो है ही शुरू से, बट इस डिस्प्यूट का सोर्सेस पता है कहां है? इस डिस्प्यूट के सोर्सेस हैं इन ट्रीटी ऑफ सगौली। ट्रीटी ऑफ सगौली। नाउ ट्रीटी ऑफ सगौली क्या थी? 1814 से लेके 1816 तक ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपलीज जो मोनार्की थी, उस टाइम पे नेपाल वाज रूल्ड बाय गुरखास, ठीक है? तो जो गुरखा रूलर्स थे नेपाल के, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया पे कब्जा करके बैठी हुई थी, उन दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई थी, वॉर हुआ था, जिसका नाम है एंग्लो नेपाल वॉर। नाउ एंग्लो नेपाल वॉर में नेपाल हार गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से, और इस वॉर के एंड पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपालीज रूलर के साथ एक ट्रीटी साइन करी थी, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सगौली। नाउ अंडर दिस ट्रीटी नेपाल ने अपनी कई टेरिटरीज गिव अप कर दी। आपको पता है उत्तराखंड जो आज हमारे पास है, पहले नेपाल के गुरखा रूलर्स के अंडर होता था। सिक्किम नेपाल के गुरखा रूलर्स के अंडर होता था। तो अंडर दिस ट्रीटी ऑफ सगौली नेपाल ने उत्तराखंड दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, सिक्किम भी गिव अप कर दिया। और दोनों के बीच में पता है क्या डिसीजन हुआ? दोनों के बीच में डिसीजन ये हुआ कि एक ना रिवर निकलती है हिमालय से, महाकाली या काली रिवर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि काली रिवर के वेस्टर्न साइड है ना जो, वो हमारी, और ईस्टर्न साइड आपकी। तो दोनों के बीच में क्या डिसीजन हुआ कि जो महाकाली रिवर है, काली रिवर है, उसके ईस्ट साइड की जो टेरिटरी है वो नेपाल के अंडर आएगी, और वेस्ट साइड की जो टेरिटरी है वो किसके अंडर आएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के। क्लियर? अब यही चलता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर आ गई, कॉलोनियल गवर्नमेंट, उसके बाद हम आजाद हुए। तो जो भी ये ट्रीटी ऑफ सगौली थी, इसी के बेसिस पे जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसकी भी टेरिटरी बनी। बट इस टेरिटरी को लेके ना बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है। वो डिस्प्यूट कहां से होता है? ये ट्रीटी ये कहती है कि जो रिवर काली है उसके ईस्टर्न साइड की जो टेरिटरी है वो होगा नेपाल, वेस्टर्न साइड होगी टेरिटरी इंडिया। नाउ नेपाल पता है क्या कहता है? नेपाल कहता है कि जो काली रिवर है ना, ये यहां से निकलती है, मतलब नेपाल के अकॉर्डिंग जो काली रिवर है वो ये है, उसकी ईस्टर्न टेरिटरी तो नेपाल की है। पर नेपाल कहता है कि काली रिवर की ना एक ट्रिब्यूटरी है जो स्टार्ट होती है लिम्पियू धारा से। लिम्पियू धारा से एक ट्रीटी वो निकलती है ट्रिब्यूटरी, और वो काली रिवर को मर्ज करती है। अकॉर्डिंग टू नेपाल, लिम्पियू धारा से जो रिवर निकलती है ना, वो एक्चुअली काली रिवर है, ठीक है?
और इंडिया क्या क्लेम करता है? इंडिया कहता है काला पानी के बाद से ही काली रिवर को काली कहा जाता है, उससे पहले काली रिवर का नाम काली नहीं होता। तो इंडिया क्लेम कर रहा है कि काला पानी रीजन से स्टार्ट होती है काली रिवर, तो ये है काली रिवर, इसके ईस्ट की टेरिटरी नेपाल के पास है। नेपाल क्लेम करता है कि काली रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है लिम्पियू धारा से जो निकलती है ऐसे यहां से, तो ये एक्चुअली रिवर का सोर्स है और यहां से हम काली रिवर की बिगनिंग कहेंगे और इसके ईस्ट में टेरिटरी हुई नेपाल की। तो नेपाल कहता है कि लिम्पियू धारा से अगर रिवर यहां निकलती है तो ये ग्रीन टेरिटरी हमारी हुई। इंडिया कहता है काला पानी से नाम काली रिवर का काली पड़ता है, इसलिए यहां से रिवर निकलती है, हम मानेंगे ये टेरिटरी ग्रीन वाली हमारी हुई, इसकी ईस्ट आपकी हुई। अब इसको लेके डिस्प्यूट चल रहा है और यहीं पे इसी टेरिटरी में जो ग्रीन डिस्प्यूटेड रीजन है यहीं पे लिपू लेक है। और लिपू लेक रीजन इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज बहुत सारे बुद्धिस्ट और इंडियन पिलग्रिम्स इसी पास को यूज करते हैं फॉर देयर कैलाश मानसरोवर यात्रा, और इसी के लिए इंडिया ने रोड भी बनाई थी जिस पे डिस्प्यूट है। तो ट्रीटी ऑफ सगौली की वजह से ये इंटरप्रिटेशन नहीं आ पा रही है कि रिवर काली एक्चुअली है कौन सी और स्टार्ट कहां से होती है। नेपाल के हिसाब से यहां से, इंडिया के हिसाब से यहां से, और उसी की वजह से ये एरिया डिस्प्यूटेड है। सो ट्रीटी ऑफ सगौली साइंड बिटवीन गुरखा रूलर्स ऑफ काठमांडू एंड ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द एंग्लो नेपाल वॉर was the main reason of this dispute. Alright? अब हम देखते हैं कि इस डिस्प्यूट की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या आए थे या और क्या बातें हुई हैं। नाउ रीजन्स इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए ये टेरिटरी इंपॉर्टेंट क्यों है और इंडिया क्यों नहीं गिव अप करना चाहता ये टेरिटरी टू नेपाल, काला पानी का जो रीजन है। नाउ लिपू लेक पास हैज बीन यूज्ड सिंस सेंचुरीज बाय बुद्धिस्ट एंड हिंदू पिलग्रिम्स फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा। मेक सेंस? तो इसलिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ एक और रीजन है जिसकी वजह से ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हुआ था और वो स्ट्रेटेजिक रीजन है और उसमें चाइना का एंगल आ जाता है। नाउ 1962 वॉर में इंडिया को ये रियलाइज हुआ था कि जितने भी ये माउंटेन पासेस है ना, इन पे कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज चाइना ने इन्हीं माउंटेन पासेस को यूज करके आपको अरुणाचल वाले एरिया और जो आपका एरिया है अक्साई चिन में, राइट, उसमें आपको हराया था। चाइना ने इन्हीं माउंटेन पासेस पे कंट्रोल करके आपको 1962 का वॉर हराया था। इसीलिए इंडिया को ये 1962 में रियलाइज हो गया था कि ये माउंटेन पासेस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और माउंटेन पासेस में से एक जो इंपॉर्टेंट पास है वो है लिपू लेक पास। नाउ लिपू लेक पास इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इकलौता ऐसा पास है जो न्यू दिल्ली के सबसे ज्यादा करीब है। बाकी सारे जितने भी पासेस हैं वो दूर है न्यू दिल्ली से, पर आपके कंट्री के कैपिटल के सबसे क्लोज पास लिपू लेक पास है। इस पे अगर चाइना का कंट्रोल आ गया तो आपकी टेरिटरी और आपकी कैपिटल खतरे में आ जाती है। तो इंडिया के लिए ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंडिया इस पे कंट्रोल रखना चाहता है और नेपाल को कंट्रोल नहीं देना चाहता। Right? Among all passes that connect Tibet with India, Lipu Lake Pass is the closest to national capital region and can be of particular concern in the case of an armed conflict with China. ठीक है? During the 1962 war, the Chinese used the pass of Sela. Sela अरुणाचल प्रदेश में है, in Tawang and reached the Brahmaputra plains in the east. ठीक है? तवांग आपका अरुणाचल में है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द मिलिट्री डिफीट इन द ईस्ट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वीकली गार्डेड पासेस वर अ मेजर वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियाज मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट चाइना। ऑलराइट, नाउ हम देखते हैं कि इस पे इंडिया और नेपाल दोनों कंट्रीज का क्या क्या वर्जन है, इंडिया क्या कह रहा है और नेपाल क्या कह रहा है। ठीक है, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये तो हमें समझ आ गया, बट इंडिया का वर्जन क्या है स्टोरी का, नेपाल का वर्जन क्या है स्टोरी का, वो दोनों देख लेते हैं। ऑलराइट, इंडियन साइड ऑफ द स्टोरी। अब इंडिया ये कहता है कि लिपू लेक पास और ये काला पानी रीजन है ये शुरू से हमारे कंट्रोल में ही रहा है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हैं हमारे पास ब्रिटिश टाइम के रिलीज्ड मैप्स। ब्रिटिश ने बहुत सारे मैप्स रिलीज करे थे जिसमें उन्होंने काला पानी रीजन को इंडियन साइड ऑफ द टेरिटरी में दिखाया। अब इतनी हिस्ट्री है इसकी स्ट्रॉन्ग और तब से इंडिया के कंट्रोल में काला पानी रीजन, तो नेपाल अभी क्यों प्रॉब्लमैटिक हो रहा है, नेपाल अभी क्यों वो इश्यूज रेज कर रहा है। राइट, फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल Jayant Prasad says the region has always been a part of India. India's claim to the area are based on the British Indian maps dating back to 19th century. क्लियर, इंडिया ये कहता है कि इंडिया ने यहां पे ट्रूप स्टेशन नहीं करे थे। ठीक है, बट व्हेन द पिलग्रिमेज टू कैलाश मानसरोवर स्टॉप ड्यू टू चाइनीज टेक ओवर ऑफ तिब्बत इन द मिड 1950s, इंडिया डिप्लॉयड ट्रूप्स एट द लिपू लेक पास इन 1959। पहले हम ट्रूप्स नहीं रखते थे, बट चाइनीज अग्रेशन के बाद और चाइना ने जब तिब्बत ही कैप्चर कर लिया तो हमने यहां पे ट्रूप स्टेशन करने शुरू कर दिए। राइट, अब ये इंडिया की स्टोरी है। नेपाल क्या कहता है?
नेपाल ये कहता है कि काला पानी हमेशा से नेपाल के कंट्रोल में था। जब नेपाल एक मोनार्की था ना, तो उस समय में जब इंडो चाइना वॉर की स्थिति थी, उस समय नेपाल के मोनार्क थे किंग महेंद्र। नाउ किंग महेंद्र को यह डर था कि जो चाइना है ना, या 1962 के वॉर की डिफीट के बाद इंडिया फोर्सिबली एनेक्स कर लेगा काला पानी रीजन को। किंग महेंद्र को यह डर था कि इंडिया अब चाइना से हार चुका है, तो इंडिया बहुत ज्यादा कॉशियस होएगा, तो वो फोर्सिबली नेपाल से काला पानी ले लेगा। तो इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई ना हो, इस वजह से ना किंग महेंद्र ने इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच करा और म्यूचुअल अग्रीमेंट के हिसाब से किंग महेंद्र ने कहा कि टेरिटरी तो हमारी है, पर हम आपको ट्रूप स्टेशन करने देते हैं काला पानी रीजन में, बिकॉज आपका चाइना फियर है। तो नेपाल कहता है कि किंग महेंद्र ने बोला है कि इंडियन ट्रूप्स को स्टेशन करने देंगे, पर काला पानी रीजन है नेपाल का, राइट? नेपाल का वर्जन है। एक और नेपाल से आवाज आती है, अनदर इंटरप्रिटेशन, वो ये है, अनदर इंटरप्रिटेशन इज दैट इंडिया वरिड ओवर एन अग्रेसिव चाइना इन 1950s गॉट द किंग ऑफ नेपाल टू अग्री टू अ प्रपोजल टू स्टेशन 18 मिलिट्री आउटपोस्ट अलोंग नेपाल्स नॉर्दर्न फ्रंटियर। दूसरा वर्जन ये कहता है कि इंडिया डरा हुआ था कि, और इंडिया कॉशियस था विजावी चाइना, ठीक है? इसकी वजह से ना दोनों कंट्रीज ने क्या डिसाइड करा, इंडिया ने नेपाल को अप्रोच करा और इंडिया ने कहा कि नेपाल का जो नॉर्दर्न फ्रंटियर है उस पे हम अपनी मिलिट्री आउटपोस्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है? अब मिलिट्री आउटपोस्ट तो बना दी। 1969 में दोनों कंट्रीज ने डिसाइड करा कि ये सारी मिलिट्री आउटपोस्ट आप खत्म कर दो। तो दोनों कंट्रीज ने म्यूचुअली एग्री करके सारी मिलिट्री आउटपोस्ट जो नेपाल के फ्रंटियर पे थी वो हटा दी, एक्सेप्ट काला पानी, राइट? तो नेपाल का वर्जन ये कहता है कि किंग महेंद्र ने ना एक तरह से इंडिया की सिक्योरिटी के लिए इंडिया को ये रीजन दिया था कि आप अपनी मिलिट्री यहां स्टेशन कर सकते हो। और क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच में मिलिट्री टाइज भी हैं, गोरखा सोल्जर्स नेपाल से इंडियन आर्मी रिक्रूट करती है, इंडिया के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्हें ऑनररी चीफ का टाइटल मिलता है नेपाल में, इसलिए दोनों को इतनी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों फौजों को। इसलिए इंडिया की फौज कैन स्टे इन काला पानी रीजन, बट द सॉवरेनिटी ओवर द रीजन लाइज विद नेपाल ओनली। तो नेपाल कहता है ये तो किंग महेंद्र के टाइम से जितने भी टाइम आए हैं हमेशा से हमारे पास था। इंडिया कहता है काला पानी हमेशा से हमारे पास था, क्योंकि ब्रिटिश मैप्स ये प्रूव करते हैं। ऑलराइट, तो अब पॉजिटिव्स ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशन। डिस्प्यूट तो आपको समझ आ गया, बट इंडिया नेपाल का जब भी आप आंसर लिखते हो ना, तो पॉजिटिव्स भी आपको लिखने पड़ेंगे कि दोनों का रिलेशन स्पेशल क्यों है, अच्छा क्यों है, क्या क्या प्रोज हैं इस रिलेशन के। कॉन्स तो हमने डिस्कस कर लिए, काला पानी इज अ कॉन, बट इस रिलेशन के प्रोज या पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं वो देख लेते हैं, आंसर में काम आएंगे। इंडिया नेपाल रिलेशंस हैव ऑलवेज बीन डिस्क्राइब्ड इन टेक्स्ट बुक्स एज यूनिक, time tested and cemented by common heritage, culture, civilization, history and geography. Please use this line in your mains answer. All right? Defense Minister Rajnath Singh's remarks on India Nepal ties. The relationship, Defense Minister ने क्या बोला था? The relationship goes more than just two neighbors and are bound by roti और बेटी। इसे भी आप आंसर्स में यूज कर सकते हो, बिकॉज रक्षा मंत्री ने ये यूज करा है। प्रीवियस स्टैंड ऑफ्स एंड इश्यूज, दोनों के बीच में कभी भी प्रीवियस डिस्प्यूट हुए हैं, हैव बीन रिजॉल्व्ड थ्रू डायरेक्ट नेगोशिएशन, बैक चैनल डिप्लोमेसी। बैक चैनल डिप्लोमेसी में ना इंडियन रॉयल्टी को भी यूज किया है, बिकॉज नेपाल की रॉयल फैमिली और इंडिया की कई रॉयल फैमिलीज के मैरिटल रिलेशंस हैं, किसी की शादी कहीं हुई है तो वो रॉयल्टी के रिलेशन है। प्लस नेपाल वाज अ हिंदू कंट्री, राइट? अब सेक्युलर है, हिंदू कंट्री थी, तो जो शंकराचार्य होते थे वो भी कई बार डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में हेल्प करते थे, even Shankaracharya's, and an accommodative spirit on both sides. ठीक है? Apart from strong people to people contact and cultural ties, India has various institutional allies in Nepal. India के बहुत सारे allies हैं नेपाल में, जो institutional allies हैं। वो institutional allies क्या हैं? नेपाली कांग्रेस इंडिया की ally है, बहुत सारी मधेसी पार्टीज इंडिया की ally है, प्लस नेपालीज आर्मी के साथ इंडिया के अच्छे अलायंस हैं। The chief of each national army has enjoyed the status of honorary general of the other side on a reciprocal basis since 1950. तो नेपाल के चीफ को ऑनररी जनरल का टाइटल है इंडिया में, इंडिया के चीफ को ऑनररी जनरल का टाइटल है नेपाल में। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है इस वीक का इंडिया नेपाल रिलेशंस। Now let's move on to the next development with respect to the field of international relations, and that development is H1B visa issue. अभी recently news ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ना H1B वीजा इशू करना सस्पेंड कर दिया है till the end of this year.
अब H1B वीजा जो है ना वो मिलता है यूएसए में नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स को, जो हाई स्किल्ड नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स है ना, जैसे टेक वर्कर, साइंटिस्ट हो गए, इनको H1B वीजा मिलता है। ये वर्क वीजा होता है ना। ये जो H1B वीजा है ना, ये इंडियन ज्यादा ले जाते हैं। इंडियन टेक प्रोफेशनल्स, इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स ज्यादा से ज्यादा इस H1B वीजा का फायदा उठाते हैं और यूएसए जाके काम करते हैं। नाउ जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है ना कि ये H1B वीजा वो सस्पेंड करेंगे, इससे इंडियन आईटी कंपनीज और इंडियन आईटी वर्कर्स को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है और इसीलिए ये इंडिया और यूएसए के बीच में एक इशू हो जाता है। क्लियर? तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो चीज ऐसी की है, इससे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है स्टडी करना। ये जो न्यूज है ना, इसमें हमें क्या पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। हमें यह पता होना चाहिए कि H1B वीजा क्या है, हमें यह पता होना चाहिए कि इंडियंस को इससे फायदा क्या होता है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि इंडियन आईटी कंपनीज को इससे क्या फायदा होता है और डोनाल्ड ट्रंप की इस डेवलपमेंट या डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्शन से इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड करा है। ऑलराइट, सो इस सारे इशू को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। चलिए, the US administration recently announced that it is going to extend its 60-day ban. Already USA ने ना H1B वीजा पे 60 days का बैन लगाया हुआ था। USA अब इस बैन को एक्सटेंड कर रहा है till the end of this year. 60-day ban on immigration and non-immigrant worker visas till the end of 2020. That is 31st December 2020. All right. Popular work visas including H1B, H2B भी वीजाज होते हैं एंड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ H4, J एंड L वीजाज शैल रिमेन सस्पेंडेड अंटिल December 31। तो सिर्फ H1B वीजाज ही नहीं होंगे, ये टाइप के वीजाज भी सस्पेंड होंगे December 31। ये एक्शन से ना डोनाल्ड ट्रंप पता है क्या करना चाह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेशन पे थोड़ा सा स्टॉप लगाना चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इमिग्रेशन थोड़ी सी रुक जाए, इसीलिए उन्होंने 31 दिसंबर तक ये रोक दिया है। US President Donald Trump claims that the move will protect domestic workers who have been impacted due to contraction in the economy in the wake of COVID-19 pandemic। अच्छा, US एडमिनिस्ट्रेशन ने या डोनाल्ड ट्रंप ने इन वीजास को सस्पेंड करने का रीजन क्या दिया है वो भी थोड़ी देर में देखते हैं। पहले देख लेते हैं ये नॉन इमिग्रेंट वर्कर वीजास क्या हैं, ये H1B वीजा क्या होता है, L1 वीजा क्या होता है, H2B वीजा क्या होता है। ऑलराइट, तो ये 2-3 टाइप के वीजास की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। चलिए, Now, H1B visas क्या हैं? In order to fill a vacuum of highly skilled, low-cost employees in IT and other related domains, the US administration issues 85,000 total H1B visas each year, which allow companies not from USA to send employees to work on client sites. अब मोटे-मोटे तौर पे मैं आपको बताता हूं, इसको फिर और अच्छे से पढ़ लेंगे। होता क्या है कि ये जो टेक कंपनीज होती है ना, ये अपनी कॉस्ट कम करना चाहती हैं। अब इन टेक कंपनीज की सबसे ज्यादा कॉस्ट पता है कहां पड़ती है? लेबर पे। नाउ यूएसए ने ना, यूएस गवर्नमेंट ने अपनी टेक कंपनीज और यूएसए में जो काम कर रही हैं टेक कंपनीज, उनके फायदे के लिए निकाला H1B वीजास। अंडर H1B वीजा ये टेक कंपनीज पता क्या कर सकती हैं? ये फॉरेन कंट्रीज से लेबरर्स को, लेबरर तो नहीं, हाई स्किल्ड वर्कर्स को बुला के अपनी कंपनी में जॉब दे सकती हैं। इन टेक कंपनीज को इससे क्या फायदा होगा? वेल, ये जो फॉरेन कंट्रीज से टेक वर्कर्स आते हैं ना, ये हाई स्किल्ड वर्कर्स आते हैं, ये लो कॉस्ट पे काम करने को तैयार है। ये जो टेक कंपनीज हैं जो यूएसए में काम कर रही हैं, अगर ये लोकल अमेरिकन लोगों को हायर करें तो वो ज्यादा तनख्वाह की डिमांड करते हैं, बट अगर वो इंडिया और चाइना से वर्कर्स हायर करते हैं हाई स्किल्ड, तो वो कम तनख्वाह में आने को तैयार होते हैं। इंडियन हाई स्किल्ड वर्कर्स यूएसए में अमेरिकन के मुकाबले कम पे डिमांड करते हैं और इसीलिए इन कंपनीज को फायदा होता है। तो यूएसए ये H1B वीजा इसलिए लेके आया था कि यूएसए में टेक सेक्टर बूम करे, ताकि यूएसए के जो टेक सेक्टर, टेक कंपनीज हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स पे जो उनकी कॉस्ट लगती है वो कम हो जाए और इन कंपनीज को फायदा हो। तो यूएसए ये लेके आया था टेक सेक्टर को बूम करवाने के लिए। राइट नाउ, हर साल यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ना 85,000 H1B वीजा इशू करती है और ज्यादातर ये जो H1B वीजाज है ना, ये इंडियंस ही ले जाते हैं। इंडियंस टेक अ लायन शेयर ऑफ दीज H1B वीजाज। क्लियर? अब यूएसए ये लेके आया था अपने टेक वर्कर्स को हेल्प करने के लिए, सॉरी टेक कंपनीज को हेल्प करने के लिए, बट अब यूएसए की एडमिनिस्ट्रेशन ये मानती है कि H1B वीजा का हमें नुकसान ही ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। पहले जब वो लेके आए थे तो उन्हें लगता था फायदा हो रहा है, हमारा टेक सेक्टर बूम कर रहा है, बट अब उन्हें नुकसान ज्यादा लग रहा है। वो देखते हैं क्यों है, पहले और वीजाज भी देख लेते हैं। खैर, ये लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं।
Of this 65,000, 85,000 तो ये इशू करते हैं, 65,000 are issued to highly skilled foreign workers, while the rest 20,000 can be additionally allotted to highly skilled foreign workers who have higher education or master's degree from an American university. तो 65,000 वीजास तो जाते हैं हाई स्किल्ड वर्कर्स को, और बाकी 20,000 वीजा जाते हैं उन हाई स्किल्ड वर्कर्स को जिन्होंने अमेरिका में ही डिग्री ले रखी है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रखी है, राइट। कुछ और वीजास भी हैं, वो देख लेते हैं। वन इज दिस L1 वीजा। L1 वीजा H1B वीजा जैसा ही है, बट L1 वीजा थोड़ा लॉन्ग टर्म है। जो ये H1B वीजा है ये जनरली 3 इयर्स तक इशू होता है, पर ये जो L1 वीजा है ना, दिस इज इशूड अप टू 7 years। होता ये वही हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए ही है, ठीक है, L1 वीजास। देन देयर आर H2B वीजास, अलाउ फूड एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन द यूएस। इसमें हाई स्किल्ड वर्कर्स नहीं आते H2B वीजास में, H2B वीजास में आते हैं फूड एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स। ये H2B वीजास का फायदा जनरली मेक्सिको के लोग उठाते हैं। मेक्सिको से एग्रीकल्चरल लेबरर बुलाए जाते हैं यूएसए में, उन्हें H2B वीजा दिया जाता है और वो एग्रीकल्चरल कंपनीज या फूड कंपनीज में काम करते हैं। मेक्सिको से जो वर्कर्स आते हैं वो कम कॉस्ट पे काम करने को तैयार होते हैं, राइट, मेक सेंस। नाउ अब हम बात करते हैं यूएसए को इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है। यूएसए पता है क्या कहता है? यूएसए कहता है, और खासकर अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है, पिछली जो यूएसए की एडमिनिस्ट्रेशंस थी ना वो टेक कंपनीज को फेवर करती थी, बट यूएसए के जो अब की एडमिनिस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप की, वो पता है किसको फेवर करते हैं? वर्कर्स को। जब से H1B वीजा इशू हो रहा है ना, इंडिया और चाइना के वर्कर्स ज्यादातर टेक जॉब्स अपने पास कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि यूएसए और चाइना के वर्कर्स क्या करते हैं, ज्यादातर इंडिया के वर्कर्स वो कम कॉस्ट पे काम करने को तैयार होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा टेक कंपनीज उन्हें हायर कर लेती है। तो जो लोकल टेक वर्कर्स हैं उन्हें बड़ा नुकसान होता है। उन्हें 2 तरीके से नुकसान होता है। एक, उन्हें नुकसान होता है कि उनकी जॉब्स चली जाती हैं। जॉब्स अब चली जाएंगी इंडियंस को या चाइनीज को, ज्यादातर इंडियंस ले जाते हैं। तो एक इस वजह से अमेरिकन जो वर्कर्स हैं वो बोल रहे हैं, वो नाराज हो रहे हैं, ठीक है, टेक वर्कर्स खासकर। दूसरी चीज पता है क्या है? ये जो इंडियंस और चाइनीज हैं ये कम कॉस्ट पे काम करने को तैयार होते हैं। जो लोकल अमेरिकन वर्कर्स हैं वो ज्यादा कॉस्ट, वो तो ज्यादा पे डिमांड कर रहे हैं, पर इंडियन और चाइनीज कम कॉस्ट पे काम करने को तैयार है। तो जो अमेरिकन टेक वर्कर्स है ना, वो कहते हैं ये मार्केट में हमारा रेट खराब कर रहे हैं। ये अगर कम कॉस्ट पे काम करने को तैयार होते हैं तो कंपनीज हमें हायर ही नहीं करती, और अगर हायर करती हैं तो हमें कम पे देती हैं। तो ये मार्केट में ना जो मार्केट रेट है पे का, वो कम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो इसीलिए जो अमेरिकन वर्कर्स हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हैं, ठीक है। अब यूएसए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कोविड-19, वैसे तो यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत टाइम से H1B वीजा को कुछ अच्छा नहीं कह रहे, भला बुरा ही कह रहे हैं, बट कोविड-19 आने के बाद उन्हें रीजन मिल गया कि H1B वीजा को सस्पेंड किया जाए, इमिग्रेंट वर्कर वीजास को सस्पेंड किया जाए। वो पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कोविड-19 की वजह से ना इकोनॉमी यूएसए की तहस नहस हो गई है, प्लस इकोनॉमी तहस नहस होने की वजह से यूएसए में इंप्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी मई में ही ना यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13.3% टच कर गया था मई में, दिस में, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो यूएसए में ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो लोकल लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। लोकल लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो लोकल लोगों को जॉब्स दिलाने का एक तरीका यह है कि इमिग्रेंट्स की जॉब्स खत्म कर दो। तो आप H1B वीजास को सस्पेंड कर दो और ये L1 H2B वीजास को भी सस्पेंड कर दो। इससे क्या होगा, लोग, ये जो कंपनीज हैं, टेक कंपनीज या और बहुत सारी कंपनीज, ये लोकल टैलेंट को या लोकल अमेरिकन को हायर करेंगी। लोकल अमेरिकन को हायर करेंगी तो इससे क्या होगा, लोकल अमेरिकन को जॉब मिलेंगी और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा। मेक सेंस, ठीक है। ये मेन रीजन है H1B वीजा सस्पेंड करने को। क्लियर? नाउ ये पढ़ भी लेते हैं, मैंने जो आपको बता दिया ना वही इन पॉइंट्स में लिखा हुआ है। लेट्स टेक अ लुक। H1 visa since its beginning in 1952 has undergone many changes and revisions to allow or disallow certain categories of skilled workers. Again, H1 visa type है skilled workers के लिए in US, depending on the economic situation of the country. Technology boom of 21st century coupled with arrival of internet and low cost computers in India and China
saw a large number of graduates willing to work at low cost in US. 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी बूम आया है. 21st सेंचुरी में जैसी टेक्नोलॉजी बूम आया तो इंडिया और चाइना में भी टेक्नोलॉजी बूम आया. इंडिया और चाइना में टेक्नोलॉजी बूम आया है तो बहुत सारे इंडिया और चाइना से भी टेक वर्कर्स निकलने लग गए, क्योंकि इन कंट्रीज में भी अब टेक बूम आ गया, इंटरनेट आ गया, तो यहां से भी टेक्नोलॉजी वाले वर्कर्स आने लग गए. और ये वो टेक्नोलॉजी वर्कर्स हैं जो लो कॉस्ट पे यूएस जाने को तैयार है. राइट तो इसी वजह से ये एक तरह से ना विन विन सिचुएशन थी फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर कौन होगा? यूएसए की टेक कंपनीज, क्योंकि उन्हें लो कॉस्ट में वर्कर्स मिल रहे हैं. और एम्प्लॉय कौन होगा? इंडियन और चाइनीज जो कम कॉस्ट पे यूएस जाने को तैयार है. However, these visas became unpopular in USA as they were blamed for lack of jobs for domestic workers, USA के workers. Make sense? In January 2017, Trump had hinted that low-cost workers coming through these visas were hampering the economy and undercutting मतलब market पे कम करते जा रहे हैं, क्योंकि कम कॉस्ट पे काम करने को तैयार हैं. तो 2017 में ही ट्रंप जी चीखे मार रहे हैं कि ये वीजास खराब है, इट इज हैम्परिंग द इकोनॉमी एंड अंडरकटिंग द जॉब्स ऑफ अमेरिकन सिटीजंस. ऑलराइट, नाउ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हैड देन हिंटेड एट रिफॉर्मिंग द ब्रोकन, यूएस प्रेसिडेंट ने ये वर्ड यूज करा था, ब्रोकन H-1B वीजा रिजीम. उस टाइम ही बोल दिया था. A crisis like COVID-19 gave Trump administration the opportunity. वैसे तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत टाइम से बोल रही है, बट ये COVID-19 का क्राइसिस ने इन्हें अपॉर्चुनिटी दे दी टू फर्स्ट बैन द एंट्री ऑफ नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स. ठीक है, 2 महीने के लिए बैन करा एंड देन एक्सटेंडिंग इट टिल December 31st. ट्रंप ने कुछ स्टेटमेंट भी दी है. ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था, उसने बोला अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस properly administered temporary workers program can provide benefits to the economy. The economic contraction created due to COVID-19 posed a threat to US worker. Make sense? और दूसरा भी इन्होंने ये बात बोली थी, ये ट्रंप की स्टेटमेंट थी. I have determined that without intervention, the United States faces a potentially protracted economic recovery with persistently high unemployment if labor supply outpaces labor demand. ये important है. ट्रंप कह रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है. अब लेबर सप्लाई ज्यादा है क्योंकि इमिग्रेंट्स आके आ रहे हैं यूएसए में, तो लेबर सप्लाई तो वो ज्यादा कर रहे हैं, पर लेबर की डिमांड इतनी नहीं है. अब जैसा कि आप जानते हो किसी भी चीज की अगर आप डिमांड कम कर दो और सप्लाई बढ़ा दो तो उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं. ये तो आप जानते हो ना, इकोनॉमिक्स का बेसिक लॉ है कि अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस ज्यादा होते हैं, और किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइसेस कम होते हैं. अगर लेबर की सप्लाई ज्यादा है बिकॉज इमिग्रेंट्स आते जा रहे हैं और लेबर की डिमांड इतनी नहीं है क्योंकि कंपनीज बंद होती जा रही हैं, तो क्या होगा? लेबर का प्राइस कम होता जाएगा. लेबर का प्राइस क्या होता है? तनख्वाह, इनकम, पेमेंट. राइट तो ट्रंप कह रहे हैं बिकॉज इमिग्रेंट्स आते जा रहे हैं बाहर से और इतनी जॉब्स की डिमांड नहीं है, तो मार्केट रेट ऑफ वेजेस कम होता जा रहा है. अच्छा, अगर मार्केट रेट ऑफ वेजेस कम होता जाएगा, लोगों के पास कम पैसे आएंगे तो वो कम स्पेंड करेंगे. अच्छा, लोग अगर कम स्पेंड करेंगे तो डिमांड ओवरऑल इकोनॉमी में कम हो जाएगी. ओवरऑल इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगी तो अमेरिका की इकोनॉमी रिकवर कैसे करेगी? मेक सेंस? अमेरिका की इकोनॉमी को अगर रिकवर करना है तो लोगों को स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, तभी कंपनीज को प्रॉफिट होएगा. कंपनी से सामान खरीदोगे नहीं तो कंपनीज को कहां से प्रॉफिट होगा? मेक सेंस? इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की रिकवरी नहीं हो सकती अगर हमने ये वीजाज अलाउ करें. मेक सेंस? ठीक है, तो अमेरिका का ये रीजन है. अब जानते हैं इंडिया क्या इस पे कह रहा है. पहली बात तो देखते हैं इंपैक्ट क्या होगा इसका. Those who do not have a valid non-immigrant visa as of June 23rd and are outside US will not be allowed to enter the country until December 31st. ठीक है, वर्कर्स इन एसेंशियल सर्विसेज हैव बीन गिवन सम रिप्रीव. जो एसेंशियल सर्विसेज के वर्कर्स हैं, मेडिकल वगैरह हो गए, उनको थोड़ी सी राहत मिली है. एंड देयर एंट्री शैल बी डिसाइडेड बाय द कॉन्सुलर ऑफिस ऑफ द इमिग्रेशन सर्विसेज. H-1B, H-2B, J&L वीजा होल्डर्स एंड देयर स्पाउस और चिल्ड्रन ऑलरेडी प्रेजेंट, जो ऑलरेडी वीजा होल्डर्स हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है. इन द यूएस शैल नॉट बी इंपैक्टेड. ठीक है, अब देखते हैं इंडिया का रिस्पॉन्स. इंडियन आईटी कंपनी सफर क्यों करेंगी?
इंडियन आईटी कंपनी सफर इसलिए करेंगी बिकॉज बहुत सारी इंडियन आईटी कंपनीज जो यूएसए में जिनके ऑफिसेज हैं वो इंडिया से वर्कर भेज देते हैं यूएसए में। अब अपने ही क्या होता है, जितने भी आईटी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, विप्रो, उनके क्लाइंट्स यूएसए में हैं, तो उन क्लाइंट्स को केटर करने के लिए वो इंडिया से ही बंदे भेज देते हैं। अब इंडिया से बंदे भेजने का फायदा क्या है? इंडिया से बंदे भेजने का फायदा यह है कि इंडिया के बंदे को कम पैसे देने पड़ते हैं, अगर लोकल अमेरिकन को हायर करोगे तो उससे ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप के इस मूव से क्या होगा, इनकी लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। आईटी कंपनीज की अगर लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है तो इनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाएंगे और इन्हें नुकसान होना शुरू हो जाएगा। यही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। Currently, the H-1B visas are allocated through a lottery system, and therefore, since the 1990s, Indian IT companies have cornered a lion's share of total number of visas issued each year. Apart from suspension of these visas, the executive order also makes sweeping changes to the H-1B allocation norms. पहले ये जो H-1B वीजा अलॉट होते थे ना, ये लॉटरी सिस्टम के बेसिस पे होते थे, बट ट्रंप ने जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है ना, इसमें ट्रंप पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे अब ना लॉटरी सिस्टम के थ्रू वीजाज नहीं मिलेंगे, क्योंकि लॉटरी सिस्टम के थ्रू इंडियंस को ही ज्यादातर वीजाज मिल जाते थे। अब हम क्या करेंगे, उस हिसाब से वीजाज इशू करेंगे जिस हिसाब से हम चाहते हैं। और ये क्या चाहते हैं? ये कहेंगे कि हम उसी वर्कर को H-1B वीजा देंगे जिसकी जो पेमेंट है, जिसकी तनख्वाह है वो ज्यादा होगी। तो कम कॉस्ट पे जो काम करने को तैयार है उन्हें H-1B वीजा मिलेंगे नहीं, जो ज्यादा कॉस्ट पे ज्यादा पेमेंट डिमांड करेंगे उन्हें H-1B वीजा देंगे। इससे अमेरिकन डोमेस्टिक वर्कर्स को फायदा हो जाएगा क्योंकि मार्केट रेट नहीं गिरेगा। Now H-1B visas won't be allowed through a lottery system and will favor highly skilled workers who are paid the highest wages by their respective companies. All right, this will considerably reduce profit margins of Indian IT companies as now their wage cost would increase. Or last, many Indian companies, like Wipro, offer subcontracts to Indian nationals already present in US. जो Indian nationals हैं US से पे already present है, जिनके पास H-1B वीजा है, वो फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं फॉर Wipro। अब वो भी Wipro बंद कर देगा। Make sense? ठीक है, चलिए इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था? इन अप्रैल दिस ईयर द इंडियन गवर्नमेंट हैड रिक्वेस्टेड द यूएस गवर्नमेंट टू एक्सटेंड द H-1B visas and other visas of all Indian citizens until the pandemic was over. इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि जब तक कोविड-19 का क्राइसिस खत्म नहीं होता तब तक वीजास प्लीज सस्पेंड ना करिए। इंडस्ट्री बॉडी नास्कॉम जैसे CII हो गया या फिकी हो गया, वैसे ही टेक सेक्टर के लिए नास्कॉम है। तो नास्कॉम टू हैड सॉट एग्जेम्पशन फॉर टेक वर्कर्स। नास्कॉम ने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करी है कि आप टेक वर्कर्स के लिए एग्जेम्पशन दे दो, उन्हें अभी भी H-1B वीजास इशू किए जाएं। ऑलराइट, मेक सेंस? तो चलिए इसके साथ हमारा H-1B वीजा का इशू खत्म होता है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इशू। India is elected as the non-permanent member of United Nations Security Council. Now ये जो न्यूज है ये बहुत छोटी सी है, इसको हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट इस न्यूज का इंपॉर्टेंस पता क्या है? इस न्यूज की इंपॉर्टेंस ये है कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में थोड़े पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन होते हैं, कितने होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, कौन इलेक्ट करता है, कैसे कैसे डिवीजन की गई है, कौन से कॉन्टिनेंट्स को कितनी कितनी सीट्स मिलती हैं, ये सारी चीजें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये न्यूज तो छोटी सी है कि इंडिया को इलेक्ट कर दिया, खत्म, पर इससे रिलेटेड जो न्यूज है कि कैसे इलेक्शन होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो वो देखते हैं। पहले तो न्यूज देख लेते हैं। द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन, उसने एक अनाउंसमेंट करी थी। इंडिया का जो परमानेंट मिशन है, यूनाइटेड नेशन को के पास जो परमानेंट मिशन है वो न्यूयॉर्क में उसका ऑफिस है। उसने अनाउंस करा है कि मेंबर स्टेट्स इलेक्ट इंडिया द नॉन परमानेंट सीट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द टर्म 2021-22। इससे हमें यह पता चलता है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो टर्म होता है वो 2 साल का होता है, 2 years का होता है। इंडिया को इलेक्ट करा है फॉर दिस टर्म, क्लियर, विद ओवरवेलमिंग सपोर्ट। ठीक है, अब इंडिया का जो ये इलेक्शन हुआ है ना, उसमें इंडिया को ओवरवेलमिंग वोट्स मिले हैं, मतलब मेजॉरिटी से भी कई गुना ज्यादा वोट्स मिले हैं, ऑलमोस्ट यूनानिमस वोट्स मिले हैं कि इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। इंडिया गेट्स 184 आउट ऑफ 192 वैलिड वोट्स पोल्ड, तो काफी ज्यादा वोट्स मिले हैं इंडिया को, क्लियर। नाउ इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, TS त्रिमूर्ति, उन्होंने क्या बोला था? डीपली हम्बल्ड बाय द ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस व्हिच द मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैव रिपोज्ड इन इंडिया। ये उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि इंडिया को नियर यूनानिमस सपोर्ट मिला है, 192 में से 184 वोट्स मिले हैं,
ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हमारे लिए ये पूरे इलेक्शन को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है और यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो देख लेते हैं। नाउ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होंगे, 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स होंगे और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होंगे। अब 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो तो हैं ही है, आपको पता भी है कौन है, ठीक है, बट 5 परमानेंट मेंबर्स तो परमानेंट है, इनके कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है। पर ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये हर 2 साल में वैसे तो ये इलेक्ट होते हैं, ठीक है, हर नॉन परमानेंट मेंबर का टर्म होता है 2 इयर्स का, तो ये चेंज होते रहते हैं, ये वहीं के वहीं है, सदैव विद्यमान है 5 परमानेंट मेंबर्स। नाउ इनके इलेक्शन का क्या सिस्टम होता है? The non-permanent members are elected for 2 years by United Nations General Assembly. United Nations Security Council के 10 non-permanent members को elect करती है General Assembly UNGA. Every year the General Assembly elects 5 non-permanent members. हर साल 5 मेंबर इलेक्ट करते हैं, ठीक है, जनरल असेंबली। वो 5 मेंबर्स का 2 साल का टर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर वो पुराने 5 मेंबर्स रेडी हो जाते हैं, उनको इलेक्ट कर देते हैं, राइट। तो हर साल 5-5 इलेक्ट करते रहते हैं और हर मेंबर का 2 साल का टर्म है। अ कंट्री नीड्स टू सिक्योर द वोट्स ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब अगर किसी कंट्री को इलेक्ट होना है नॉन परमानेंट मेंबर एज सिक्योरिटी काउंसिल का, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उसे कम से कम 2/3 वोट मिलने चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग है, ठीक है। If all 193 members are present, सारे ही present हैं, then a country requires a minimum of 129 votes. Clear? Make sense? अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। The 10 seats मतलब नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो सीट्स हैं are distributed among the world as following. ऐसे नहीं है रैंडमली कोई भी आ सकता है, कॉन्टिनेंट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूशन करी हुई है। 5 सीट्स तो जाएंगी अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज को, 1 सीट मिलेगी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री को, 2 सीट रिजर्व्ड है लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज, वेस्ट इंडीज वगैरह, एंड 2 फॉर वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लिए, ठीक है। तो इंडिया इसके अंडर आता है और इंडिया को इसीलिए इसके अंडर जो रिजर्व सीट है वो मिली है। द करंट नॉन परमानेंट मेंबर्स हुज टर्म्स आर एंडिंग दिस ईयर, जिनके इसी साल 2020 में एंड हो रहे हैं टर्म, वो है बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका। अच्छा, नॉन परमानेंट मेंबर्स हुज टर्म्स आर गोइंग टू एंड इन 2021, एस्टोनिया है, नाइजर है, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स है, टूनिशिया है, वियतनाम है। इंडिया वाज द ओनली कैंडिडेट फॉर द वैकेंसी फ्रॉम द एशिया पैसिफिक ग्रुप। एशिया पैसिफिक ग्रुप से एशिया पैसिफिक, पूरे के पूरे एशिया पैसिफिक ग्रुप ने सिर्फ इंडिया का नाम लिया और किसी कंट्री को नॉमिनेट ही नहीं करा, तभी तो इंडिया को नियर यूनानिमस सपोर्ट मिला है। एशिया पैसिफिक ग्रुप में पता है कितनी कंट्रीज हैं? 55, इंक्लूडिंग चाइना एंड पाकिस्तान। तो इन 55 की 55 कंट्रीज ने सपोर्ट करा इंडिया का कैंडिडेचर। तो इस जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसमें 55 वोट्स तो आपके पक्के हो गए, राइट, क्योंकि पूरे एशिया पैसिफिक ग्रुप ने कहा है कि हम इंडिया को ही सेंड करते हैं, इसलिए इंडिया को इतने वोट्स भी मिले हैं। एंड लास्ट पॉइंट, its candidature for the seat was endorsed unanimously by the Asia Pacific group, which comprises of 55 countries including Pakistan and China. All right? चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो है रशिया एंड चेक रिपब्लिक। ऑलराइट, ये न्यूज बहुत ही ज्यादा छोटी है और ये न्यूज इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट मैंने इसलिए इंक्लूड करी है कि फिर भी आपको यूरोप में क्या डेवलपमेंट्स हो रही है उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ऑलराइट, अब ये जो स्टोरी है ना रशिया और चेक रिपब्लिक की, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी फनी है। हुआ पता क्या था, चेक रिपब्लिक की एक कैपिटल है प्राग। नाउ प्राग के जो मेयर थे ना, प्राग, एक तो प्राग सिटी के मेयर थे, एक प्राग 6 डिस्ट्रिक्ट के जो मेयर थे, वो काफी ज्यादा ना एंटी रशिया स्टांस ले रहे थे ना। चेक रिपब्लिक की एक मैगजीन है, ठीक है, वो न्यूज कवर करती है मैगजीन। उस मैगजीन ने पता है क्या कहा, उस मैगजीन ने एक कवर स्टोरी ब्रेक करी, उसने एक स्टोरी ब्रेक करी और काफी स्कैंडलस स्टोरी थी। अकॉर्डिंग टू दैट न्यूज मैगजीन, उन्होंने जो सोचा था या उनके हिसाब से रशिया के कुछ सीक्रेट एजेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं चेक रिपब्लिक में और वो इन मेयर को, प्राग के जो मेयर हैं, उन्हें असैसिनेट करना चाहते हैं।
अब वहां की जो मैगजीन है चेक रिपब्लिक की, उसने ये स्टोरी पब्लिश कर दी। अब जैसे ही चेक रिपब्लिक की मैगजीन ने ये स्टोरी पब्लिश कर दी, हुआ क्या कि वो जो मेयर है प्राग के, उनकी सिक्योरिटी बढ़ गई और बहुत हवा फैल गया। चेक रिपब्लिक में सारे लोग रशिया को ब्लेम करने लग गए। बाद में जब गवर्नमेंट ने तहकीकात करी ना, तो गवर्नमेंट ने पाया कि ये स्टोरी फेक है, ये जो मैगजीन है इसके पास ये जो स्टोरी आई है ये फेक है। बट फिर चेक गवर्नमेंट का ध्यान गया कि ये मैगजीन के पास स्टोरी कहां से आई। तो चेक गवर्नमेंट को यह पता चला कि रशियन डिप्लोमेट जो ऑलरेडी रशिया की एम्बेसी में काम कर रहे हैं चेक रिपब्लिक में, उन्होंने एक तरह से ये स्टोरी फीड करी थी इस मैगजीन को, ताकि ऐसे ही बस ताकि डर फैले या वार्निंग चली जाए प्राग के मेयर को। अगर प्राग के मेयर को ये वार्निंग चली जाएगी तो दोबारा एंटी रशिया स्टांस नहीं लेंगे, राइट? ऐसी सी स्टोरी थी। तो चेक रिपब्लिक या चेक गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये जो स्टोरी थी, जो फेक न्यूज थी, ये रशियन डिप्लोमेट ने फीड करी थी एक तरह से डराने के लिए प्राग के मेयर को। ना चेक रिपब्लिक गवर्नमेंट को ये बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने रशिया के जो 2 डिप्लोमेट्स हैं जो रशियन एम्बेसी में काम करते हैं चेक रिपब्लिक में, उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया और उन्हें कह दिया कि आप ये देश चेक रिपब्लिक छोड़ के जाओ, आपके पास 48 आवर्स हैं, यू हैव टू लीव चेक रिपब्लिक, राइट? अब जैसा ये हुआ तो रशिया को गुस्सा आ गया। रशिया कह रहा है कि ये जानबूझ के चेक रिपब्लिक ने करा है, हमने तो कोई स्टोरी फीड नहीं करी। चेक रिपब्लिक खुद ही स्टोरी पब्लिश करता है, खुद ही उसे फेक न्यूज कहता है और उसके लिए ब्लेम रशिया को दे देता है और फिर हमारे डिप्लोमेट्स को निकाल देता है। तो रशिया ने क्या करा, रेसिप्रोकेट करा। रशिया ने क्या करा, चेक रिपब्लिक के जो 2 डिप्लोमेट्स चेक एम्बेसी रशिया में जो काम कर रहे थे, चेक डिप्लोमेट्स, उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके उन्हें बाहर कर दिया, राइट? तो ये सिंपल सी न्यूज है। बट इसकी वजह से हो क्या रहा है कि चेक रिपब्लिक जो यूरोप का पार्ट है, चेक रिपब्लिक और रशिया के बीच में डिप्लोमेटिक टसल हो गया और इससे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में रिलेशंस काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यूएस से इंग्लैंड ब्लेम करता है रशियन सीक्रेट एजेंट्स को एक इंसान को मर्डर करने के लिए, पॉइजन करने के लिए इन यूके इटसेल्फ, ठीक है? और उसकी वजह से काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक टसल हुआ था बिटवीन यूके एंड रशिया। तो इसी वजह से ना ये न्यूज थोड़ी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। प्लस ये न्यूज मैंने इसलिए इंक्लूड करी है ताकि इससे रिलेटेड और फ्यूचर में जो डेवलपमेंट्स हो ना, आपको उसके बारे में पता हो। ऑलराइट, एक बार पढ़ लेते हैं जो न्यूज में दिया हुआ है। इन अ क्विड प्रो को मूव, क्विड प्रो को मतलब रेसिप्रोकेट करते हुए, रशिया ऑर्डर्ड 2 डिप्लोमेट्स फ्रॉम चेक रिपब्लिक टू लीव द कंट्री बाय डिक्लेयरिंग देम पर्सोना नॉन ग्राटा. This comes days after Prague, which is Czech Republic's capital, expelled 2 Russian diplomats over fabricated story about a plan to poison mayor of Prague 6th district and mayor of Prague ये एक तो Prague 6th district के मेयर हैं और Prague के मेयर हैं, इन दोनों को. On June 5, the Czech government realized that the report was fake and the made-up murder plot was fed to Czech intelligence by a Russian diplomat. ठीक है, रशिया ने ही जानबूझ के स्टोरी फैलाई थी. The Czech government then declared the 2 Russian diplomats persona non grata and were given 48 hours to leave. तो पहले चेक ने रशियन डिप्लोमेट्स निकाले, फिर रशिया ने अभी रिसेंटली ये रेसिप्रोकेट करा. रशिया कॉल्ड प्राग्स एक्शंस एज फैब्रिकेटेड प्रोवोकेशन, कि रशिया ने, चेक रिपब्लिक ने खुद ही स्टोरी बनाई और फिर हमें प्रोवोक कर रहे हैं. एंड वार्नड ऑफ एडिक्वेट रिस्पॉन्स. और लास्ट, रशिया कॉल्ड इट्स ओन एक्शन as a mirror measure in response to Prague's provocative action. Alright? तो ये इतनी सी न्यूज है, सिंपल सी न्यूज है, नॉर्मल, इसमें कुछ खास है नहीं और इतना ज्यादा इस पे ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही डिटेल पता होनी चाहिए, राइट? बट इंटरनेशनल रिलेशंस में एक और बहुत ही खतरनाक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट हुई है कोरियन पेनिनसुला में. इस पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको ध्यान से करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बड़ी सिग्निफिकेंट न्यूज है आईआर के पर्सपेक्टिव से. तो हमारी जो लास्ट स्टोरी होगी, टेंशंस इन द कोरियन पेनिनसुला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना. ऑलराइट, नाउ जैसा कि आप जानते हो, कोरियन पेनिनसुला कंसिस्ट ऑफ 2 कंट्रीज, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. नाउ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में टेंशंस अब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, अभी रिसेंटली काफी ज्यादा बढ़ गई हैं. तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की टेंशंस को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और फिर ही हमें समझ आएगा कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में मुद्दा क्या चल रहा है, प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों क्रिएट हो रही है. ऑलराइट, या नाउ हिस्ट्री क्या है? वेल, जैसा कि आप लोग जानते हो, जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, बट जिन्होंने नहीं पढ़ी वो सुन लो ध्यान से,
कि जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में अभी डिविजन है ना, इसकी वजह है सोवियत यूनियन और यूएसए। था क्या कि जो कोरियन पेनिनसुला था ना, वो कभी जापान के कंट्रोल में था। टिल 1945 पूरा का पूरा कोरियन पेनिनसुला जापान के कंट्रोल में था। नाउ जापान को वर्ल्ड वॉर 2 में हरा दिया जाता है बाय सोवियत फोर्सेस एंड अमेरिकन फोर्सेस। बट जैसा कि आप जानते हो कि सोवियत यूनियन और अमेरिका, इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। तो सोवियत यूनियन के कंट्रोल में कोरिया का नॉर्दर्न पार्ट आ गया था। सोवियत यूनियन ने नॉर्दर्न एरिया पे कब्जा कर लिया था और अमेरिकन फोर्सेस ने सदर्न एरिया में कब्जा कर लिया था। नाउ 1945 के बाद सोवियत यूनियन कंट्रोल्ड कोरिया था और अमेरिकन फोर्सेस कंट्रोल्ड कोरिया था। इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर था ना, दैट बॉर्डर कोइंसाइडेड विद द 38th पैरेलल। नाउ 38th पैरेलल क्या है? 38 डिग्री नॉर्थ, है ना? आपने सुना होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, लैटिट्यूड्स होते हैं। तो 38 डिग्री नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है ना, उसी ने बॉर्डर बनाया बिटवीन सोवियत कंट्रोल्ड कोरिया एंड अमेरिका कंट्रोल्ड कोरिया। अब हुआ क्या कि सोवियत यूनियन ने अपनी एक कम्युनिस्ट रिजीम यहां पे कोरिया में बिठा दी और अमेरिकन फोर्सेस ने लिबरल रिजीम, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिजीम साउथ कोरिया में बिठा दी। ऑलराइट, अब इससे क्या बन गया? कोरियन पेनिनसुला में डिवीजन होगी, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के को डिवाइड करता है 38 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम कहते हैं 38th पैरेलल। दैट इज व्हाई वी से कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के का जो बॉर्डर है, हम उसे कई बार 38th पैरेलल भी कह देते हैं, राइट। अब होता क्या है कि 1948 के बाद अमेरिकन और सोवियत यूनियन फोर्सेस ने यहां पे अपनी अपनी रिजीम्स बिठा ली। बट दोनों कंट्रीज चाहती थी कि पूरा कोरिया यूनाइट हो और उनकी पर्टिकुलर रिजीम उस पर कंट्रोल करे। हुआ क्या 1950 में जो नॉर्थ में कम्युनिस्ट फोर्सेस थी, उन्होंने साउथ पे अटैक कर दिया। अब जब साउथ पे अटैक करा तो उसे बचाने आ गए अमेरिकन। तो साउथ कोरियन फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस का वॉर हुआ। नॉर्थ कोरियन फोर्सेस और चाइना ने सपोर्ट करा नॉर्थ कोरिया को, क्योंकि नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट था और चाइना भी कम्युनिस्ट था 1950 में। तो 1950 से लेके 53 तक इन दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हुआ। 1950 से 53 तक जो वॉर हुआ, 53 में वॉर खत्म हुआ और इन दोनों कंट्रीज ने साइन करा आर्मिस्टिस अग्रीमेंट। आर्मिस्टिस अग्रीमेंट क्या था? आर्मिस्टिस अग्रीमेंट ये था कि दोनों कंट्रीज अब एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगी और दोनों कंट्रीज में जो हॉस्टिलिटीज चल रही हैं, अटैक्स चल रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। तो ये एक तरह का सीज फायर अग्रीमेंट था, आर्मिस्टिस अग्रीमेंट। ऑलराइट, तो दोनों कंट्रीज ने 1953 में सीज फायर अग्रीमेंट साइन कर लिया। तो जो नॉर्थ कोरिया है, उसे ये जो किम जोंग उन के दादा थे, उन्होंने कंट्रोल कर लिया और साउथ कोरिया में एक लिबरल डेमोक्रेसी सेटअप हो गई। तभी से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग अलग कंट्रीज हैं। वैसे हिस्टोरिकली देखा जाए तो पूरा कोरियन पेनिनसुला एक कंट्री था, बट बिकॉज ऑफ दिस वॉर एंड बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स बिटवीन सोवियत यूनियन एंड अमेरिका, यहां कम्युनिस्ट रिजीम आ गई और यहां पे लिबरल रिजीम आ गई। हां, नाम आपको पता होने चाहिए, ये तो हम यूज करते हैं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। वैसे जो नॉर्थ कोरिया है उसका ऑफिशियल नेम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, डीपीआर कोरिया। अब आप कंफ्यूज हो गए कि कम्युनिस्ट रिजीम अपने आप को डेमोक्रेटिक क्यों कह रही है। उसका आंसर आपको कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी में मिलेगा। जितनी भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने आप को कहती हैं हम डेमोक्रेसी हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स कहती हैं, जितनी भी हुई आज तक, कि हम रियल डेमोक्रेसी हैं। जो अमेरिका या इंडिया टाइप डेमोक्रेसी है, ये बुर्जुआ डेमोक्रेसी है, शैम डेमोक्रेसी है। खैर, नॉर्थ कोरिया अपने आप को कहता है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया और साउथ कोरिया का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आर्मिस्टिस अग्रीमेंट साइन हो गया। माइंड यू, इन दोनों के बीच में पीस ट्रीटी नहीं हुई, सिर्फ ये सीज फायर अग्रीमेंट हुआ, आर्मिस्टिस अग्रीमेंट। दैट मींस अगर इन दोनों कंट्रीज के बीच में पीस ट्रीटी नहीं हुई, इसका मतलब है दीज कंट्री टेक्निकली दीज कंट्रीज आर स्टिल एट वॉर विद ईच अदर। दोनों कंट्रीज अभी भी वॉर में ही है एक दूसरे के साथ। दोनों कंट्रीज के बीच में अभी भी लीगली टेक्निकली देखा जाए वॉर चल रहा है। इन्होंने बस आर्मिस्टिस, सीज फायर साइन करा हुआ है। 1953 से लेके अभी तक दोनों के बीच में कोई पीस ट्रीटी नहीं हुई है और टेक्निकली ये दोनों वॉर ही कर रहे हैं, बस सीज फायर करा हुआ है। अब 1953 के बाद हुआ क्या? 1953 के बाद दोनों कंट्रीज अलग अलग हो गई, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। और इन दोनों कंट्रीज ने ना
अपने यहां पे पीस एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ सिस्टम बना दिया। ये जो बॉर्डर है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, ये देखो ये ऑरेंज सी लाइन है, ये जो बॉर्डर है ये 38 पैरेलल के आसपास ही पड़ता है। तो इस बॉर्डर के अराउंड ना, ताकि इन दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन ना हो, इन्होंने 2 किलोमीटर तक या 1 से 2 किलोमीटर तक एक डीमिलिटराइज जोन बना दिया, जिसे हम कहते हैं डीएमजी। तो जो इन दोनों कंट्रीज का बॉर्डर है ना, बॉर्डर के 1 किलोमीटर इधर साउथ वाली साइड में और 1 किलोमीटर नॉर्थ वाली साइड में पूरा एरिया इन्होंने डीमिलिटराइज जोन के, यहां पे मिलिट्री नहीं होगी। और इस डीमिलिटराइज जोन में इन्होंने ना ऑफिसेस बनाए हैं, जिसे हम कहते हैं लिएजन ऑफिसेस। लिएजन मतलब जैसे मीटिंग ऑफिसेस हो गए, लिएजन ऑफिसेस हो गए ना। लिएजन ऑफिसेस क्या करते हैं, लिएजन ऑफिसेस में दोनों कंट्रीज को कभी बात करनी होती है ना, तो दोनों कंट्रीज इस डीमिलिटराइज जोन में जाते हैं और बातचीत कर सकते हैं। तो कोई भी नेगोशिएशंस इधर होती हैं। नॉर्थ कोरिया के लोग ना साउथ कोरिया में आते, साउथ कोरिया के लोग ना नॉर्थ कोरिया में नहीं जाते, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, एक तो ये जो बॉर्डर लाइन है 1953 के बाद, इसके अराउंड एक डीमिलिटराइज जोन बनाया। डीमिलिटराइज जोन में इन्होंने लिएजन ऑफिसेज रखे जहां ये बात कर सकते हैं। वहां पर डीमिलिटराइज जोन में इन्होंने हॉटलाइंस एस्टैब्लिश करी। हॉटलाइंस मतलब फोन पे बात कर सकते हैं दोनों, ठीक है। तो ये सिस्टम चल रहा था, अभी तक ये सारा सिस्टम चल रहा था। अभी रिसेंटली पता क्या हुआ है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में हॉस्टिलिटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, डिसएग्रीमेंट, टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अब हम डीमिलिटराइज जोन के अलोंग अपनी फोर्सेस खड़ी कर देंगे। और नॉर्थ कोरिया ने अभी रिसेंटली एक जॉइंट लिएजन ऑफिस था। जॉइंट लिएजन ऑफिस मतलब जहां दोनों कंट्रीज मिलके बैठ के बात कर सकती हैं, डीएमजी में। नॉर्थ कोरिया ने वो जॉइंट लिएजन ऑफिस उड़ा दिया, ब्लास्ट कर दिया, खत्म कर दिया। नॉर्थ कोरिया ने सिग्नल क्या दिया कि हम अब आपसे बात नहीं करेंगे, अब हम दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर होगा। ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से अग्रेसिव पोस्चरिंग है, राइट। तो अभी रिसेंटली न्यूज में क्या हुआ है, डीएमजी आपको पता चल गया, डीएमजी में जॉइंट लिएजन ऑफिसेस थे, वो नॉर्थ कोरिया ने ब्लो अप कर दिया। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि हम हॉटलाइंस, जो हमारी दोनों कंट्रीज में कम्युनिकेशन के जो हॉटलाइंस है फोन करने की, वो हम डिसरप्ट कर रहे हैं और हम यहां पे फोर्सेस खड़ी कर देंगे। अब नाउ ये एक बहुत ज्यादा हॉस्टाइल सिचुएशन है, दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हो सकता है, बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब हम ये जानते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में ये सिचुएशन आई कैसे। अभी थोड़े टाइम पहले तक तो किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग चल रही थी और दोनों कंट्रीज के बीच में पीस वाला माहौल बन रहा था। तो एकदम से ये क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया ने इतना अग्रेसिव पोस्चर इख्तियार कर लिया है, राइट। वो देखते हैं। Now, recently North Korea blew up a joint liaison office, ये हमने करा है, on the border and threatened to deploy troops along the DMZ, demilitarized zone, along the 38th parallel, ठीक है, border जो है। Tension started off this year after the expiry of a deadline dictated by North Korea to US to achieve progress in the denuclearization talks एक्सपायर्ड ऑन 31 दिसंबर। अभी रिसेंटली ना 2 समिट हुए थे। एक आपका समिट हुआ था सिंगापुर में पहले, और दूसरा समिट हुआ था हनोई वियतनाम में। यह समिट हुआ था बिटवीन किम जोंग उन एंड डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने ना नॉर्थ कोरिया पे ठीक ठाक सिवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखी हैं, जिससे नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी क्रिपल हो रही है। और नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस क्यों लगाए हैं अमेरिका ने? नॉर्थ कोरिया ना न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करी जा रहा था, राइट। इससे साउथ कोरिया को थ्रेट हो रहा था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर है। कल को नॉर्थ और साउथ की लड़ाई होती है तो न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। अब दोनों कंट्रीज क्या चाहती है? अमेरिका ये चाहता है कि नॉर्थ कोरिया डीन्यूक्लियराइज कर ले अपने आप को, न्यूक्लियर वेपन्स खत्म कर दे। और नॉर्थ कोरिया क्या चाहता है अमेरिका से? कि अमेरिका उस पर सैंक्शंस लिफ्ट कर दे। इसीलिए दोनों कंट्रीज के बीच में बात चल रही थी। दोनों कंट्रीज चाहती हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसीलिए दोनों कंट्रीज के बीच में बात चल रही थी। एक सिंगापुर में हुई, हनोई में हुई। नाउ पहला समिट हुआ सिंगापुर में। सिंगापुर समिट में कुछ बात हुई, ठीक है, पर कोई नतीजा नहीं निकला। फिर दूसरा समिट हुआ हनोई में, वियतनाम में। उसमें भी कुछ बातें चली, थोड़े बहुत फ्रेंडली प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई, पर कोई रिजल्ट नहीं निकला। और यूएसए ने फिर रिजल्ट के लिए परस्यू करना बंद ही कर दिया। अब नॉर्थ कोरिया ने क्या कहा? नॉर्थ कोरिया ने कहा, यूएसए को डेडलाइन दे दी कि आप जो हमारे साथ टॉक्स कर रहे हो, हमसे बातचीत जारी रखो, या इस पे कुछ करो जो हमारे बीच टॉक्स चल रही है, हम पे सैंक्शंस हटाओ। अब यूएसए रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। अब यूएसए जब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था तो नॉर्थ कोरिया ने ना डेडलाइन दे दी। यूएसए को बोला कि जो हमारे बीच टॉक्स चल रही हैं उन पे कुछ कॉन्क्रीट एक्शन लिया जाए, कुछ आप करो अपनी तरफ से, ठीक है, नहीं तो फिर हम दोनों कंट्रीज के बीच में ना फिर से हॉस्टिलिटीज शुरू हो जाएंगी। नॉर्थ कोरिया ने यूएसए को डेडलाइन दी कि 31 दिसंबर तक आप कुछ कंक्रीट करो, नहीं तो हम दोनों कंट्रीज फिर वॉर पे चल पड़ेंगे।
मेक सेंस? ठीक है, अब ये डेडलाइन एक्सपायर हो जाती है पिछले साल, तो नॉर्थ कोरिया को गुस्सा आता है कि यूएसए सीरियस नहीं है हमारे साथ काम करने को। फिर नॉर्थ कोरिया कंडक्टेड वेरियस मिसाइल टेस्ट सेंडिंग वार्निंग सिग्नल्स टू बोथ सियोल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, एंड वॉशिंगटन। इन्होंने ध्यान फिर नहीं दिया। द लेटेस्ट क्राइसिस वर ट्रिगर्ड बाय एन एंटी नॉर्थ डिफेक्टर ग्रुप। अच्छा, एंटी नॉर्थ डिफेक्टर ग्रुप क्या है? नॉर्थ कोरिया में जैसा कि आप जानते हो डिक्टेटोरियल रिजीम है 1953 से, तो बहुत सारे नॉर्थ कोरिया के लोग ना भाग भाग के साउथ कोरिया गए हैं। ठीक है, सिंस 1953 टू अब तक बहुत सारे लोग डिक्टेटोरियल रिजीम से भाग के साउथ कोरिया में चले गए ना। जो साउथ कोरिया में नॉर्थ कोरिया से भाग के गए हैं उन्हें हम कहते हैं एंटी नॉर्थ कोरिया डिफेक्टर्स। ठीक है, एंटी नॉर्थ डिफेक्टर ग्रुप्स। अभी इन एंटी नॉर्थ डिफेक्टर ग्रुप्स ने पता है क्या करा है? नॉर्थ कोरिया रिजीम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फेंका है नॉर्थ कोरिया में। इन्होंने पता है क्या करा है? बलून्स लिए, जो हॉट एयर बलून्स होते हैं, उसमें कुछ पैम्फलेट्स रखे और उन पैम्फलेट्स पे नॉर्थ कोरियन रिजीम के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा उन्होंने करा था, और बलून्स के थ्रू नॉर्थ कोरियन साइड में वो पैम्फलेट्स फेंक दिए ताकि नॉर्थ कोरिया की जो पॉपुलेशन है वो पैम्फलेट्स पढ़े और उन्हें पता चले कि नॉर्थ कोरियन रिजीम कैसी है ना। नॉर्थ कोरिया को इस बात से गुस्सा आ गया। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को कहा कि ये जो एंटी नॉर्थ डिफेक्टर ग्रुप्स हैं, आप इनके खिलाफ एक्शन लो, प्लीज आप इनके खिलाफ एक्शन लो। साउथ कोरिया ने कुछ नहीं किया। साउथ कोरिया ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। जैसे कि हम नहीं कहते पाकिस्तान को कि हाफिज सईद की जो रिजीम है, हाफिज सईद जो मुंबई टेरर अटैक्स में शामिल थे, जो जमाते जो हम ना लश्कर ए तैयबा वगैरह की रिजीम है, पाकिस्तान उनके खिलाफ क्रैकडाउन करे। पाकिस्तान करता नहीं है तो इंडिया को गुस्सा आ जाता है। वैसे ही नॉर्थ को गुस्सा आया हुआ है कि आप एंटी नॉर्थ कोरियन रिजीम के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं कर रहे। तो इसीलिए angered by South's refusal to crack down on these groups, Pyongyang, which is the capital of North Korea, has severed hotlines बंद कर दी, demolished liaison office, and threatened to deploy troops on the border. All right, make sense? अच्छा, साउथ कोरियाज यूनिफिकेशन मिनिस्टर, साउथ कोरिया ना अपनी कैबिनेट में एक यूनिफिकेशन मिनिस्टर भी रखता है। यूनिफिकेशन मिनिस्टर का काम क्या है कि इवेंचुअली नॉर्थ और साउथ के बीच में पीस हो जाए और दोनों कंट्रीज यूनाइट हो जाएं। ये एक काम है, एक मिनिस्ट्री है इसके लिए। तो साउथ कोरियाज यूनिफिकेशन मिनिस्टर जो नॉर्थ के साथ डील करता है हैज रिजाइंड, क्योंकि साउथ कोरिया ने सारा ब्लेम इस बंदे पे डाल दिया है सिंस देन, एंड सियोल इज मूविंग टू चार्ज द डिफेक्टर ग्रुप। अब सियोल को नॉर्थ कोरिया के इस एग्रेसिव पोस्चर से थोड़ा ही घबराहट हुई है, तो सियोल ने नॉर्थ कोरिया को बोला है कि हम ठीक है, हम ये एंटी नॉर्थ डिफेक्टर ग्रुप के खिलाफ क्रैकडाउन करते हैं और हम अपने जो यूनिफिकेशन मिनिस्टर है उसको निकाल रहे हैं। बट नॉर्थ इससे खुश नहीं है। नॉर्थ कह रहा है ये तो कुछ भी नहीं है, हमें ये चाहिए ही नहीं। ठीक है, करो आप उनके खिलाफ चार्ज, तो ये जो एंटी नॉर्थ है इनके खिलाफ आपने चार्जेस तो पहले ही डालने थे, वो तो आपको करना ही चाहिए। हमें कुछ और चाहिए। और नॉर्थ को क्या चाहिए? नॉर्थ चाहता है कि उसकी अमेरिका के साथ टॉक्स फिर से स्टार्ट हो जाए, बिकॉज नॉर्थ अपने पे से सैंक्शंस हटवाना चाहता है। राइट, तो नॉर्थ चाहता है कि उस पे से सैंक्शंस हटे और नॉर्थ कह रहा है कि हमें चाहिए कि टॉक्स फिर से स्टार्ट हो जाए। ऑलराइट, दिस माइट बी नॉर्थ कोरियाज वे टू गेट ट्रम्प्स अटेंशन। नॉर्थ कोरिया जो अग्रेसिव पोस्चर कर रहा है वो चाहता है कि अमेरिका उससे टॉक स्टार्ट कर दे। अब ये टॉक्स रुकी क्यों थी और नॉर्थ कोरिया को इतना गुस्सा क्यों आया? नाउ द फर्स्ट समिट बिटवीन ट्रम्प एंड किम जोंग उन took place in Singapore and then second one in Hanoi, Vietnam. ठीक है, the objectives of these summits were, क्या चाहते क्या थे? ठीक है, एक तो end of Korean conflict हो, make sense? Denuclearization of Korean Peninsula, नॉर्थ कोरिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो नॉर्थ कोरिया खत्म कर दे। Lifting of sanctions on North Korea, ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया कहता था हम डीन्यूक्लियराइज कर लेंगे अपने आप को, बदले में आपको हम पे से सैंक्शंस हटानी पड़ेगी। राइट, नाउ किम जोंग उन ने क्या करा? अब उस पे ना कुछ हो नहीं रहा था। अमेरिका ने कहा था नॉर्थ कोरिया को कि पहले तुम अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप करो, फिर ही हम तुम पे से सैंक्शंस हटाएंगे। अब किम जोंग उन को ना इस बात से डर है। किम जोंग उन जानता है कि ईरान के साथ यूएसए ने क्या करा है। ईरान के साथ पहले न्यूक्लियर डील करी, ईरान को बोला कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स कम करो, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स कम करने लग गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आता है और वो न्यूक्लियर डील खत्म कर देता है। तो ईरान कहता है फिर हमने डील ही क्यों करी थी, हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बंद क्यों करे थे? तो नॉर्थ कोरिया को पता है कि यूएसए पलट सकता है कभी भी, प्लस नॉर्थ कोरिया को यह भी पता है कि अमेरिका डिक्टेटर्स के साथ क्या सलूक करता है। मोअम्मर गद्दाफी लिबिया के साथ क्या कर रहा था, सद्दाम हुसैन के साथ क्या किया था। तो मिस्टर किम को यह पता है कि कल को अगर मैं न्यूक्लियर वेपन्स हटा दूं तो अमेरिका तो मेरे पे कभी भी अटैक कर देगा।
मेक सेंस? इसलिए मिस्टर किम ने क्या करा है, किम जोंग उन ने क्या करा है, किम जोंग उन ने कहा है कि हम ना स्टेप बाय स्टेप करते हैं, हम थोड़े से वेपन्स अपने न्यूक्लियर कम कर देंगे, आप थोड़ी सी सैंक्शंस हटा देना, और ऐसे चलते जाते हैं। अमेरिका ने क्या रिस्पॉन्ड करा? अमेरिका ने कहा ना, पहले पूरे वेपन्स हटा दो अपने, फिर ही हम सैंक्शंस हटाएंगे। अब इससे नॉर्थ कोरिया को थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है, और नॉर्थ कोरिया को लगा कि यार अमेरिका सीरियस नहीं है। मिस्टर किम हैड अग्रीड इन प्रिंसिपल टू डीन्यूक्लियराइज इन रिटर्न फॉर लिफ्टिंग ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस। वो मान गया था, पर वो कहता था स्टेप बाय स्टेप करो। बट द टॉक स्टॉल्ड ड्यू टू रिजिड पोजीशंस टेकन बाय यूएसए एंड साउथ कोरिया। और रिजिड पोजीशन क्या है? पहले सारे न्यूक्लियर वेपन्स दे दो, फिर ही हम आपको सैंक्शंस आप पे से हटाएंगे। तो नॉर्थ कोरिया ने क्या करा? यूएस इंसिस्टेड ऑन कंप्लीट, वेरीफाइबल एंड इरिवर्सिबल डीन्यूक्लियराइजेशन। सारे वेपन्स अभी दे दो और वेरीफाइबल बाय प्योंगयांग इन द रिटर्न फॉर एनी कंसेशंस। Due to trust deficit between the two, Pyongyang offered a staged approach, incremental approach, by putting a freeze on the nuclear test and offering to shut down Yongbyon nuclear complex। कि हम धीरे धीरे अपने को आपको डीन्यूक्लियराइज करते हैं, आप धीरे धीरे सैंक्शंस हटाओ, हम एक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बंद करते हैं, आप एक सैंक्शन हटा देना, राइट? बोथ वॉशिंगटन एंड सियोल डिड नॉट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। उन्होंने कहा ना, पहले यही करो, पूरे न्यूक्लियर वेपन्स हटाओ टू दिस मूव, एंड डिड नॉट कीप द टॉक्स ऑन ट्रैक। टॉक्स भी ऑन ट्रैक नहीं रखी, टॉक्स पे भी बंद लगा दिया, मतलब टॉक्स पे भी सीरियसनेस नहीं दिखाई, और प्योंगयांग के स्टेप पे सीरियसली रिस्पॉन्ड नहीं करा। और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया ने डेडलाइन दे दी थी 31 दिसंबर 2019 की, जिस पे यूएसए ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करा। ऊपर से यूएसए और साउथ कोरिया ने पता है क्या करा? बिल्कुल ही सीरियसली नहीं लिया नॉर्थ कोरिया को, और यूएसए और साउथ कोरिया ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज फिर से स्टार्ट कर दी। अब नॉर्थ कोरिया इस मिलिट्री एक्सरसाइज से थोड़ा सा एंगर्ड हुआ, ठीक है? नॉर्थ कोरिया कहता है कि एक तो आप ये जो टॉक्स हमारी चल रही है इस पे सीरियसली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, दूसरा आप दोनों मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हो जिससे सिग्नल ये जाता है कि आप कभी भी नॉर्थ में इन्वेड कर सकते हो, तभी तो दोनों आपस में मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो नॉर्थ को और ज्यादा गुस्सा आ गया। टू मेक मैटर्स वर्स, यूएसए एंड साउथ कोरिया went ahead with their joint military exercise. Make sense? ठीक है? तो इसी वजह से दोनों एरियाज में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। अब नॉर्थ कोरिया इतना गुस्सा हो चुका है साउथ कोरिया से कि एक तो आपने हमारे जो तरफ से हमने थोड़े से न्यूक्लियर वेपन्स बंद कर दिए थे, मिसाइल टेस्ट बंद कर दिए थे, न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हमारा जहां सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, न्यूक्लियर फ्यूल हम बनाते हैं, वो बंद कर दिया था, आपने एक भी सैंक्शन नहीं हटाई, ऊपर से मिलिट्री एक्सरसाइज आप अलग कर रहे हो। मेक सेंस? इसीलिए नॉर्थ ने अभी क्या करा है? नॉर्थ ने कहा है अग्रेसिव पोस्चर इख्तियार कर लिया है। अब अगेन बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि नॉर्थ का ये स्टेप है, इट इज देयर, नॉर्थ हैज टेकन दिस स्टेप टू डिमांड या टू डाइवर्ट अटेंशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप टुवर्ड्स नॉर्थ कोरिया। इट इज देयर टू गेन अटेंशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए, और साउथ कोरिया को भी थोड़ा घबराहट हो और वो नॉर्थ कोरिया के साथ टॉक्स को सीरियसली ले। ऑलराइट, तो ये था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इन कोरियन पेनिनसुला। और इसी के साथ हमारे इस हफ्ते के इंटरनेशनल रिलेशंस खत्म होते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज राइट दोस डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड प्लीज राइट द चेंजेस, द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक कि इंडिया को अपनी चाइना पॉलिसी में क्या चेंजेस करने चाहिए, वो आंसर्स मैं आपके वेट कर रहा हूं। प्लीज राइट दोस आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑलराइट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर स्टफ ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। थैंक यू।